बीच नाला है तो शर्म होगी यार। देखो भाई, AS19 लीज की बात करता है। वर्ड लीज से क्या समझते हो? व्हाट इज लीज? लीज इज सिंपली रेंटल। ठीक। जो तूने कहा ना इंदर भाई की लंबे टाइम के लिए, ज़रूरी नहीं है। लीज इज सिंपली रेंटल। लीज में दो तरीके आएंगे, दो टाइप्स आएंगे बेसिकली, या तो ऑपरेटिंग लीज या फाइनेंस लीज। अब आप कह सकते हो कि जो लॉन्ग टर्म के लिए है वो फाइनेंस लीज, और जो शॉर्ट टर्म के लिए है वो ऑपरेटिंग लीज। ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इज ओफू। एएस ऐसे वर्ड बात नहीं करता कि शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म। AS19 कैसे बात करता है? AS19 ने 5 कंडीशन दी हुई है। कहते अगर वो 5 कंडीशन फॉल हो गई तो हम कहेंगे कि फाइनेंस लीज है। जैसे कि कंडीशंस कैसी कैसी हैं? अगर आपकी मशीन, किराएदार को जो मशीन दी गई है, अच्छा पहले तो दो वर्ड्स आएंगे, एक होगा लेसर और एक होगा लेसी। लेसर कौन होगा? जिसने मशीन लीज पे दी है, ये टेनेंट हो गया, किराएदार। तो लेसर ने ऐसी मशीन टेनेंट को बना के दी है जो स्पेशलाइज नेचर की है। इस टेनेंट के लिए तो काम की है, किसी और के लिए काम की है नहीं। कस्टमाइज मशीन बना करके दी है, तो ऐसी वाली मशीन सिर्फ टेनेंट के काम में आएगी। अगर कस्टमाइज्ड मशीन है तो वो सिर्फ टेनेंट के काम में आएगी और किसके काम में नहीं आएगी। तो क्या आपको लगता है कि, क्या हम ये कह सकते हैं मोटा मोटी जितनी मशीन की लाइफ है वो सारी उम्र मशीन टेनेंट के लिए ही काम करेगी? हाँ। अगर मशीन स्पेशलाइज नेचर की है तो हम ये कह सकते हैं कि वो मशीन सिर्फ टेनेंट के लिए काम करेगी और किसी के लिए काम नहीं करेगी, तो इसे बोलते हैं फाइनेंस लीज। अगर ये वाला केस हुआ तो 5 केसेस हैं, 5 केसेस में फॉल करके तो फाइनेंस लीज, नहीं फॉल किए तो ऑपरेटिंग लीज। जिसमें से पहला केस क्या आ गया? अगर मशीन एक स्पेशलाइज नेचर की है तो किसी और के लिए काम की है नहीं। किराया कब बोलते हैं अपन कि कोई चीज़ हमने किराए पे दे दी? जब वो चीज़ मेरी है, फॉर अ शॉर्ट टर्म किसी को दे दी, तब हम किराए पे बोलते हैं, तो दैट इज ऑपरेटिंग लीज। लेकिन अगर मैंने किसी ऐसे बंदे को मशीन किराए पे दी जो सिर्फ टेनेंट के काम में आएगी, ऑनर के बाद में काम में आएगी नहीं कभी, तो उसे बोलते हैं फाइनेंस लीज। एक होगी कंडीशन, कंडीशन ना कह के इसको केस कह सकते हैं। हाँ, कंडीशन नहीं, केस या सिचुएशंस ही है। 5 5 सिचुएशंस। 5 में से कोई भी एक में अगर फॉल कर गई तो फाइनेंस लीज। जिसमें से पहला क्या आ गया कि अगर स्पेशलाइज नेचर। दूसरा क्या आ गया? मशीन की लाइफ में से मेजोरिटी ऑफ द लाइफ टेनेंट यूज करेगा। मशीन की लाइफ 5 साल, टेनेंट यूज करेगा उसे 4 साल, तो बस 1 साल भी उन ऑनर तो क्या ही रह गया, बस टेनेंट ने यूज करी है मेजोरिटी ऑफ द लाइफ। तो ये फाइनेंस लीज का केस है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ मेजर, अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से फर्क, फिर आपको पता लगने लग जाएगा कि कब फाइनेंस लीज बोलते हैं। अगर फाइनेंस लीज का केस होगा ना, अकाउंटिंग पता है कैसे करते हैं? जो लेसी होगा ना, उसके हाथ में एसेट ही खड़ा कर लेंगे, एसेट अकाउंट डेबिट कर लेंगे। बचपन में आपने छोटे होते वो देखा था ना, बैलेंस शीट्स में होता था लीज होल्ड एसेट, फ्री होल्ड एसेट, +1 +2 के बैलेंस शीट्स में। तो वो लीज होल्ड एसेट क्या चीज था? व्हाट वाज दैट लीज होल्ड एसेट? लीज से एसेट दिता हुआ है कि लीज से एसेट लिता हुआ है? दिया हुआ है, लिया हुआ है। गिवन और टेकन। टेकन। किराएदार जो होगा ना, उसकी बैलेंस शीट में ऐसे खड़ा करते हैं इन केस ऑफ फाइनेंस लीज। लेकिन इन केस ऑफ ऑपरेटिंग लीज, किराएदार की बैलेंस शीट में नहीं आएगा, ओनर की बैलेंस शीट में ही रहेगा एसेट। तो फाइनेंस लीज का सबसे बड़ा इफेक्ट, अकाउंटिंग इफेक्ट यही है कि जो लेसी होगा, किराएदार, उसकी बुक्स में एसेट डेबिट कर देंगे। आए कहेंगे भी यार एसेट ही किराएदार तेरा ही है, जेड़ा लेसर है उदो तो एसेट रिहा ही नहीं, उसकी बुक्स में से तो हटा देंगे, टू एसेट कर देंगे। ठीक हो गया? ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਇਹ ਐਸਟ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ? जब या तो मशीन स्पेशलाइज नेचर, जब किराएदार यूज करेगा फॉर मेजोरिटी ऑफ इट्स लाइफ, किराएदार यूज करेगा फॉर मेजोरिटी ऑफ इट्स लाइफ,
जब किराएदार जो पे कर रहा है ऑनर को, किराएदार ऑनर को लीज रेंटल पे करेगा, ठीक हो गया। जो ये लीज रेंटल पे कर रहा है ना, अप्रोक्सीमेट इसकी जो प्रेजेंट वैल्यू आ रही है, लीज रेंटल की जो प्रेजेंट वैल्यू आ रही है अप्रोक्सीमेट 90% ऑफ द फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट है। जिन्हें द एसेट किराएदार उसका अप्रोक्सीमेट 90% तो पे कर ही देगा ऑनर को, तो उसका मतलब वो एसेट किराएदार की हो जाना है एंड ऑफ द डे। तो अगर किराएदार का ही हो जाना है तो डे 1 पे एसेट डेबिट कर दो किराएदार के बुक्स में, ठीक हो गया। तो पहली कंडीशन क्या आ गई आपकी, हाँ एक और बात आ गई, कहता अगर एंड ऑफ द लाइफ पे ऑनरशिप ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाएगी, अगर एंड ऑफ द लाइफ पे ऑनरशिप ऑफ द एसेट ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाएगी तो भी फाइनेंस लीज। दूसरा क्या आ गया, वेयर द लाइफ कवर्स, वेयर द लीज टर्म कवर्स ऑलमोस्ट द लाइफ ऑफ द एसेट, जो लीज टर्म है कवर्स ऑलमोस्ट द लाइफ ऑफ द एसेट, जितनी लाइफ है मोटा मोटी सारी उम्र टेनेंट यूज करेगा, स्पेशलाइज नेचर का एसेट है, या फिर जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द लीज रेंटल है अप्रोक्सीमेट 90% है फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट। ये पंजे कंडीशन याद रखनी जरूरी है, थ्योरेटिकली पूछ सकते हैं अपन। तो पहला क्या आ गया, स्पेशलाइज नेचर। दूसरा क्या आ गया था, बोलो 90% जो अपन लीज रेंट पे करेंगे ना, उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू होगी, लीज रेंट की प्रेजेंट वैल्यू वुड बी 90% ऑफ द फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट, अप्रोक्सीमेट इतना। 85% 88% बन गए तो भी कह देना कि हाँ भाई फाइनेंस लीज का केस हो गया। मेजॉरिटी लाइफ, मेजॉरिटी लाइफ टेनेंट यूज करेगा, ऑनरशिप एट लाइफ एंड ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाएगी, ठीक हो गया। एक और बात रहेगी, लाइफ एंड ते एसेट ਦਾ ਜਿਹੜਾ सैलवेज है, लाइफ एंड मतलब लीज टर्म एंड, लीज टर्म एंड ते चाहे मशीन की लाइफ 7 साल है, जी अपनी लीज टर्म है 5 साल है, 5वें साल के एंड ते जो मशीन की सैलवेज वैल्यू लग रही है, एस्टिमेटेड सैलवेज वैल्यू 8 लाख, लेकिन किराएदार के पास ऑप्शन है कि वो 2 लाख पे करे और मशीन को परचेज कर ले। सैलवेज तो घट वैल्यू तो ही खरीद लूगा वो, तो कुल मिला के यार डे 1 ਤੇ कितना किते होया वे एग्री भी ओदी ही है मशीन, तो जी फेयर वैल्यू बनती है एट द लीज टर्म एंड, किराएदार उस फेयर वैल्यू तो काफ़ी घट पे करूगा टू एक्वायर दैट एसेट एट द लीज टर्म एंड। At the end of the lease, lessee pays an amount lower than the fair value of the asset to acquire the asset। बहुत सस्ते जी एक्वायर करूँगा, अगर बहुत सस्ते जी एक्वायर करूँगा ना तो एक फॉर्मेलिटी है, अदरवाइज डे 1 पे ही एसेट ट्रांसफर हो चुके हैं। तो ये 5 सिचुएशन है, अगर इनमें से किसी में भी फॉल कर गए तो हम कहेंगे फाइनेंस लीज, और अगर नहीं फॉल किए तो ऑपरेटिंग लीज। एनी ऑफ द 5 सिचुएशन है, एनी ऑफ द 5, पांचों में से कोई भी फॉल कर गए। तो 5 सिचुएशन पता लग गई हमारी, एक बार फिर से बता दो कौन कौन सी थी। पहली ऑनरशिप, दूसरी मेजॉरिटी ऑफ द लाइफ, तीसरा जो लीज रेंटल पे करेंगे अप्रोक्सीमेट 90% होगा टुवर्ड्स द फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट, लाइफ एंड ते स्क्रैप दी जी फेयर वैल्यू होगी उदू घट ही पे करांगे, बहुत थोड़ा जिहा पे करांगे, तो एक फॉर्मेलिटी है, डे 1 ते ऑटोमेटिक ऑनरशिप ट्रांसफर हो गया। 5 केसेस है, ये 5 केसेस अगर फॉल करके तो फाइनेंस लीज, पांचों में से कोई भी अगर अट्रैक्ट हो गया तो फाइनेंस लीज, अगर कोई भी अट्रैक्ट नहीं हुआ तो ऑपरेटिंग लीज। अब अकाउंटिंग में क्या फर्क है, राइट, एक होगी ऑपरेटिंग लीज और एक होगी फाइनेंस लीज। ऑपरेटिंग लीज में या तो हम खड़े होंगे लेसर की बुक्स में, या लेसी की बुक्स में, या लेसर की बुक्स में, या लेसी की बुक्स में, ठीक है। अब ऑपरेटिंग में क्या चलता है, पहली बात ऑपरेटिंग में एसेट किसकी बुक्स में रहेगा, ऑनर, एसेट किसकी बुक्स में रहेगा, जो भी ऑनर है एसेट का, लेसर, लेसर की बुक्स में एसेट कंटिन्यू रहेगा। लेकिन अगर फाइनेंस लीज की बात करें
तो लेसर की बुक्स में से एसेट हट जाएगा और लेसी अपनी बुक्स में एसेट डेबिट करेगा, ठीक है। और ऑपरेटिंग लीज में अगर लेसी की बात करें तो इसकी बुक्स में एसेट नहीं होगा, गलत एसेट समझ आ गया। ऑपरेटिंग लीज है तो एसेट की बुक्स रहेगा लेसर, फाइनेंस लीज है तो एसेट की बुक्स आ जाऊगा लेसी, लेसर की बुक्स में से हट जाएगा, लेसी की बुक्स में आ जाएगा। एक बार फाइनेंस लीज को साइड पे रख रहा हूँ, ऑपरेटिंग लीज की बात करते हैं। पहले तो हमें ये पता लगे एसेट, अगर एसेट इधर चल रहा है तो डेप्शन कौन चार्ज करेगा, ऑब्वियसली लेसर। जो रेंट पेमेंट होगी, क्या आपको लगता है लीज रेंट जो पे होगा, जितना पे होगा वैसे तो उतना ही रिसीव होगा, पहली बात। ये बंदा लेसी जो होगा लीज रेंट पे करेगा और ये लीज रेंट रिसीव करेगा। मैंने ये दसो भी जड़ा रेंट दी पेमेंट होगी हर साल लीज रेंट की, क्या लगता है वो हर साल सेम सेम होगी यूजुअली या अलग अलग होगी? यूजुअली किराया सेम ही होता है। तो क्वेश्चन साइलेंट तो हम क्या कर मानेंगे कि ये जो रेंट की पेमेंट होगी ना सेम अमाउंट की होगी, इक्वल अमाउंट, ठीक हो गया। पहला ऑपरेटिंग लीज, एसेट किसकी बुक्स में रहेगा, लेसर, लेसी की बुक्स में एसेट नहीं आएगा, जिसकी बुक्स में एसेट है वही डेप्शन चार्ज करेगा। दूसरा, जो किराए की पेमेंट होगी, क्वेश्चन साइलेंट है, सेम सेम ही होनी चाहिए हर साल। थर्ड, पे सेम रिसीव सेम हर साल, लेकिन जेड़ा खर्चा बुक करना है, जेडी इनकम बुक करनी है वो सेम सेम रखें। या फिर जैसे कि डेप्रिसिएशन होती है ना, डेप्रिसिएशन अगर आपको ये दिया हुआ है कि मशीन जो है ईयर 1 में इतनी आउटपुट प्रोड्यूस करेगी, ईयर 2 में इतनी आउटपुट, ईयर 3 में इतनी आउटपुट, आउटपुट देते हुए हर साल दी जी डेप्शन चार्ज करोगे हर साल बराबर चार्ज करोगे, इन द रेशो ऑफ आउटपुट चार्ज करोगे, इन द रेशो ऑफ आउटपुट। सिमिलरली जेड़ा रेंट का खर्चा है हर साल सेम पे करांगे, फाइन, खर्चा जेड़ा बुक करिए हर साल सेम कि इन द रेशो ऑफ आउटपुट। बोलो जल्दी, क्यों? ਉਹੀ ਜਿਵੇਂ डेप्रिसिएशन का लॉजिक लाने हैं सर, डेप्रिसिएशन में इन द रेशो ऑफ आउटपुट क्यों चलता है, मैचिंग कंसेप्ट सर। मशीन ਨੂੰ यूज़ करके रेवेन्यू जनरेट किया, अगर आउटपुट पहले साल च घट है दूजे साल च होर वध है तीजे साल च होर वध है तो रेवेन्यू ज़्यादा आ रहा है, खर्चा भी उस ना बढ़ाओ। तो जो लॉजिक डेप्शन चार्ज करने के ऊपर लगाते हैं सेम लॉजिक लगेगा रेंट का खर्चा बुक करने में। तो इन द रेशो ऑफ आउटपुट में खर्चा बुक करना हमने, ठीक हो गया। सिमिलरली जो रेंटल इनकम बुक करनी है वो भी इन द रेशो ऑफ आउटपुट, जी पेमेंट होगी वो इक्वल अमाउंट, घटा वाधा आएगा। नहीं समझे, क्वेश्चन करके समझते, बुक खोलो, आंसर क्वेश्चन नंबर 2 आई थिंक है, 8 तो है, नंबर सीरीज में फर्क होगा, 9 खोल लो मतलब उसके हिसाब से सीरीज सेट कर लिया, क्योंकि ड्राइव जेडे आंसर है ना वो 1 2 3 4 हिसाब नाल ही है, कई बार वो सीरीज हिल जाती है। प्लीज 188 मतलब थोड़ा नहीं होना है, सीरीज एक नंबर तो ही चलाई हो राइट, जेडे आंसर है वो आई सिक्वेंशली हुई है, 1 2 3 4 सीरीज सेट कर लिया। क्वेश्चन 1 एंड 2 सिमिलर सिमिलर ही है, चलो बनी कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, पहली बात क्वेश्चन ने खुद ने कह दिया ऑपरेटिंग लीज, बात सुनो, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि लाइफ कितनी है 5 साल,
अब मशीन वॉज गिवन ऑन 3 ईयर लीज, ठीक हो गया, क्या 3 साल मेजोरिटी ऑफ द लाइफ हो गया? तो आइडियली आपको लग रहा है कि फाइनेंस लीज, लेकिन अगर क्वेश्चन ने कह दिया ना ऑपरेटिंग, तो 5 साल मेजोरिटी लाइफ भूल जाओ, ऑपरेटिंग है बस। क्या समझे मेरी बात? डेडिकेटेड लिख दिया तो एज इट इज चलो, डेडिकेटेड नहीं लिखा, थ्योरेटिकली पूछ रहे हैं तो वो बातें लिख देंगे। तो क्वेश्चन में ऑपरेटिंग लीज का केस है, ठीक है जी। क्वेश्चन क्या मांग रहा है, कहता कंप्यूट द एनुअल लीज रेंट, कंप्यूट द लीज रेंट इनकम टू बी रिकॉग्नाइज, कंप्यूट द डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज्ड। एक बात बताओ, डेप्शन किसकी बुक्स में चार्ज करेंगे? लेसर लेसी? लेसर। इनकम किसकी बुक्स में आएगी? लेसर लेसी? लेसर। एनुअल लीज रेंट भी फिर लेसर, तो किसकी बुक्स में खड़े हैं अपन? लेसर, क्योंकि एनुअल लीज रेंट तो यार लेसर लेसी दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से सेम ही रहेगा। तो पहली बात यहाँ से पता लग गई, इन द बुक्स ऑफ लेसर। नोट है, इस क्वेश्चन में कुछ एंट्री होंगी, कुछ वर्किंग नोट होगा, तो पैरेलल ही चलते हैं। एंट्री इधर डालते रहेंगे, वर्किंग नोट साइड पे बनाते रहेंगे। कहता मशीन वाज गिवन ऑन 3 ईयर ऑपरेटिंग लीज बाय अ डीलर ऑफ द मशीन। मशीन द डीलर से उन्हें मशीन लीज से देती, मशीन द डीलर मतलब, मशीन का डीलर मतलब डीलर ऑफ द मशीन, जेड़ा मशीन रखता है मतलब। ओके, क्या मशीन इसके लिए गुड्स थी? इन्वेंट्री थी, तो उसने किराए पे दे दी। अगर इसकी बुक्स में, अगर इस डीलर के लिए मशीन इन्वेंट्री थी, तो इसकी बुक्स में एसेट ऑलरेडी खड़ा है, एसेट के नाम से खड़ा है, प्लांट एंड मशीनरी के नाम से खड़ा है, इन्वेंट्री के नाम से खड़ा है, किराए पे दे दी। अब क्या इसके लिए एसेट इन्वेंट्री रहेगा या एसेट बनेगा, फिक्स एसेट? मेरी बात समझ रहे हो? प्रांजल की दुकान है, प्रांजल मशीनें बेचती है, मशीनें बेचती है। प्रमित आई, प्रमित कहती है यार एक मशीन मुझे भी चाहिए, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है एक बार में देने को, किराए पे दे दे, हर साल किराया ले लिया करो। प्रांजल कहती ठीक, क्या ही फर्क पड़ता है, हर साल किराया ले लिया करेंगे। वैसे बाकी लोगों को ये मशीन एज इट इज सेल कर देती है, मशीन देती है, पूरा पैसा लेती है, एंट्री डालती है बैंक ऑन डेबिट टू सेल। प्रमित आई, प्रमित कहती मुझे पैसे नहीं है एक बार में देने के लिए, किराया दे दिया करूंगी हर साल, ठीक हो गया? तो ये वाला केस है, तो प्रांजल की बुक्स में एंट्री डालनी है, प्रांजल इज द लेसर, तो क्या एंट्री डालेंगे? एसेट टू परचेज। तो पहली एंट्री तो ये रहेगी एसेट टू परचेज, क्योंकि ये लियो इन्वेंट्री सी, इन्वेंट्री यानी किराए दे दी, जो तो कुछ चीज़ किराए दे दो, ऑपरेटिंग लीज के केस में लेसर की बुक्स में एसेट होना चाहिए। तो पहले तो एसेट क्रिएट करेगी, डीलर ऑफ द मशीन आ गया, इसका मतलब क्या हो गया कि बुक में लिख लो, मीन्स सच मशीन was inventory earlier. डीलर ऑफ द मशीन, मशीन का डीलर है, मशीन का दुकानदार है, इन्वेंट्री है इसके लिए। तो एंट्री क्या डालेंगे हम? प्लांट एंड मशीनरी, पीपीई डेबिट, पीपीई वर्ड ना यूज करो, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू परचेज, कितनी वैल्यू? क्या था, डीलर ऑफ द मशीन ने ऑपरेटिंग लीज पे दे दी फॉर एन इक्वल एनुअल लीज रेंटल टू यील्ड 30% प्रॉफिट मार्जिन ऑन द कॉस्ट। एक मिनट, मशीन की कॉस्ट कितनी है? 1.5 लाख, तो परचेज के लेदर में कितनी वैल्यू खड़ी होगी? 1.5 लाख, तो इधर 1.5 लाख ही आएगा, और अगर इधर 1.5 लाख है तो इधर भी कितना आएगा? 1.5 लाख, ठीक हो गया? अब क्वेश्चन ये जो वर्ड बोल रहे हैं ना, लीज रेंटल ते देवांगे सो दैट उन 30% ਦਾ ਮਾਰਜਨ ਆਵੇ, ਇਹਦਾ मतलब कितना किराया रिकवर करने की कोशिश करांगे ਆਪਾਂ।
तो 1.5 लाख प्लस 30% किराया रिकवर करने की कोशिश करांगे। 45,000 रुपये हो गया शायद, 195 हो गया। 195 ਆਪਾਂ लीज रेंट रिकवर करने की कोशिश करांगे। टोटल लीज रेंटल फॉर कितना टाइम? 3 साल की लीज है, लाइफ 5 साल की है। 3 साल के 5 साल, 1,95,000 रुपया। मशीन की कॉस्ट कितनी है? 1.5 लाख। सुनता लो, दिमाग लाओ ध्यान नाल। मशीन की कॉस्ट कितनी है? 1.5 लाख। लाइफ कितनी है? टोटल 5। किराए ते किन्ने टाइम दी दी? 3। मशीन की ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ टोटल कॉस्ट पई है यार, मैंने गल दस दो, जी टोटल कॉस्ट है वो टोटल कॉस्ट आप 3 साल से रिकवर करके बह जाएंगे, 5 साल से रिकवर करांगे? तो 5 साल से रिकवर करेंगे ना। तो जरा लीज रेंटल है फॉर 5 ईयर्स है, टोटल लीज रेंटल फॉर 5 ईयर्स इतना हम रिकवर करने की कोशिश करें। टोटल लीज रेंटल मशीन की कॉस्ट 1.5 लाख है ना यार, तो 1.5 लाख की थोड़ी आप 3 साल जी आप कहेंगे सारी मैनू जरूरत है 3 साल जी। मशीन अगर लाइफ 5 साल है तो 5 साल पैसा आपको मुड़ना चाहिए। तो ये 5 साल का आपका लीज रेंटल हो गया टोटल। और जो मशीन की आउटपुट है ना वो कितनी एस्टिमेटेड है? 40,000, 50,000, 60,000, 80,000 तो 70,000 फॉर द कंसेक्यूटिव 5 ईयर्स। तो 5 साल की आपको ये दे रखी आउटपुट। और जी इनकम बुक करने से आप हर साल सेम इन द रेशियो ऑफ आउटपुट। इनकम इनकम तो एक्सपेंस रेशियो ऑफ आउटपुट। लीज जी पेमेंट होगी वो इक्वल होगी। और इस क्वेश्चन लिखे हुए व्यवस्था मैं तुम्हें आई कैसे भी, अगर क्वेश्चन लिख के दे दे तो फाइन, ना लिख के दे तो सेम मान लो, इक्वल मान लो, क्योंकि यूजुअली यही होता है भी किराया तो सेम ही होता है हर साल। तो जो इनकम बुक करनी है हमने इन द रेशियो ऑफ आउटपुट करनी है, हर साल की आउटपुट दे रखी है। अपनी मशीन आप कितने साल के लिए किराए दे रहे हैं? 3 ईयर्स। फर्स्ट 3 ईयर की आउटपुट कितनी है बताना? 46,000, 50,000, 60,000। टोटल 1.5 लाख यूनिट की आउटपुट आऊगी पहले 3 साल। और नेक्स्ट 2 ईयर्स में कितनी आउटपुट आएगी? 80,000 थे। अच्छा, अगले नेक्स्ट 2 ईयर्स में भी 1.5 लाख की आउटपुट आएगी। तो टोटल आउटपुट मशीन कितनी निकाल के देगी? 3 लाख यूनिट्स। मशीन की टोटल कॉस्ट है 1.5 लाख। 1.5 लाख कॉस्ट होते आप 30% का प्रॉफिट रिकवर करना है। मतलब टोटल किराया कितना रिसीव करना है? 1,95,000। किन्ने साल से रिसीव करना है? एक क्रिटिकल सी। कोई बच्चा सोचूगा सर 3 साल रिकवर करना है, नहीं। जब 1.5 लाख पूरी मशीन की कॉस्ट है तो पूरे 5 साल 1.5 लाख कॉस्ट है, तो 1,95 पूरे 5 साल है। पूरे 5 साल आप कितना रिकवर करना है? 1,95। मशीन कितनी आउटपुट दोगी? पहले 3 साल 1.5 लाख, अगले 3 साल 1.5 लाख। तो पहले 3 साल के लिए कितना किराया रिकवर करना चाहिए? रेंट, टोटल रेंट टू बी रिकवर्ड फॉर फर्स्ट 3 ईयर्स कितना? हाफ क्यों किया आपने? आउटपुट की रेशो में 1,95,000 डिवाइड बाय 3 लाख गुना 1.5 लाख यूनिट कितना हो गया? 47,500। टोटल रेंट जो आप 3 साल लेना है, तो 3 साल रेंट लेना कि पर एनम, रिसीव कि करना है इक्वल, तो डिवाइड बाय 3 ईयर्स कितना हो गया? रेंट टू बी रिसीव्ड पर एनम या फिर एनुअल लीज रेंटल। 32,500। तो 32,500 का एनुअल लीज रेंटल हो गया। क्या तक कहानी समझ में आई? औखा जगह कमी है। 1.5 लाख की कॉस्ट सी, 1.5 लाख 5 साल की सी, तो ਜਿਹੜਾ 30% जोड़ के 195 आया वो 5 साल के रिकवर करना है। पहले 3 साल की आउटपुट, अगले 2 साल की आउटपुट सेम है, अद्धा रिकवर करांगे। पहले 3 साल कितना रिकवर करूंगा मैं? 97,500। पहले 3 साल इतना रिकवर करना है, 3 साल है तब पर एनम कितना हो गया? 32,500। एनुअल लीज रेंटल आ गया आपका 32,500 पर एनम। ठीक है जी। नेक्स्ट
इनकम कितनी बुक करनी है सर? ये तो एनुअल लीज रेंट रिसीव करेंगे। इनकम टू बी बुक्ड इन ईयर 1 कितनी? इनकम बताओ कितने बुक करेंगे, कैसे बुक करेंगे इनकम? यूनिट के रेशो में कितने इनकम उठाएं टोटल? तो कोई बच्चा बोलेगा सर 195, अगर 195 उठाओगे तो डिवाइड बाय 3 लाख गुना 40,000 गुना 50,000 गुना 60,000 चलेगा। या फिर कई बच्चा बोलेगा जैसे हिमांशु ने बोला सर 97,500 उठाना है, 97,500 उठा लो। अगर हिमांशु 97,500 उठाएंगे डिवाइड बाय यूनिट कितने करेंगे? फिर 1.5 लाख करेंगे। 97,500 डिवाइड बाय 1.5 लाख गुना 40 गुना 50 गुना 60, बात तो सेम ही रहेगी। शॉर्ट है। तो इनकम कितनी बुक करेंगे? जैसे मर्जी कर लो, एक ही बात है। 97,500 बटा 1.5 लाख इंटू 40,000 इंटू 50,000 इंटू 60,000, कितना कितना आ गया? 20,000 32,500 39,000। या फिर ऑल्टरनेटिव क्या था? 97,500 की बजाय 195 उठाते, 1.5 लाख की बजाय 3 लाख उठाते, कुल मिला के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई बाय 2 ही हुआ है ना, तो आंसर सेम ही रहता। तो जो मर्जी कर लियो, हर साल की इनकम आ गई। ईयर 1 2 3 की क्वेश्चन ने मांगा क्या था, शायद यही मांगा था। पहला एनुअल लीज रेंटल 32,500, इनकम कितनी बुक करनी है? 32,500। डेप्रिसिएशन पर एनम कितना होगा? डेप्शन बताओ पर एनम कितना लगाएंगे? एसेट कितनी वैल्यू पे खड़ा किया हमने? 1.5 लाख। डेप्शन टू बी बुक्ड, क्या आपको सैलरी दिया होगा कोई? तो पूरा 1.5 लाख की खर्चा बुक करना है हमने। कितने सालों में बुक करना है ये? नहीं 5 साल तो ठीक है। डेप्शन एसएलएम बेसिस पे लगाए लाइफ के यूनिट्स ऑफ आउटपुट की रेशो में। अगर आउटपुट दियो तो आउटपुट की रेशो में, आउटपुट ना दियो फिर डिवाइड बाय लाइफ। आउटपुट ज़्यादा प्रिसाइज आएगा ना यार, मतलब लॉजिक ज़्यादा लग रहा है, लिखे भी है पर ठीक है। तो डिवाइड बाय कितने यूनिट्स? 1.5 लाख की लिखे, कॉस्ट लिखे एसेट दी। एसेट कितने वैल्यू ते खड़ा कितना सी आपा? 1.5 लाख ते डिवाइड बाय कितना? 3 लाख यूनिट के 1.5 लाख यूनिट, ये मर्जी है, कोई मर्जी कर लो। 1.5 लाख पूरे साल दी, पूरी लाइफ है कि पहले 3 साल दी है? पूरी लाइफ है। 1.5 लाख पूरी लाइफ है, तो फिर डिवाइड बाय कितनी चकांगे? 3 लाख इंटू 40 50 60 डिवाइड बाय 3 लाख यूनिट इंटू 40,000 50,000 60,000 है ना। 20 25 ऑप्शन पर एनम आ गई। है पहले क्वेश्चन मांगे सिर्फ न्यूमेरिकल, ये प्रैक्टिकल कैलकुलेशन। दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है, लेकिन दूसरे क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट क्या है? पास द जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ लेसर। काम ही करना है, सारा सारी कहानी यही है। आप वर्ड्स मांगे नहीं, एंट्रियाँ मांग लिया। एंट्रियाँ मांगे तो भी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन मांगे तो करनी है। तो यही क्वेश्चन में एंट्री डाल देते हैं आप। अब मेरी बात सुनो, आप किसकी बुक्स में खड़े हैं? लेसर। लेसर पहली एंट्री क्या डालेगा? क्योंकि लेसर के लिए ये चीज़ इन्वेंट्री थी, तो पहले तो इन्वेंट्री को एसेट कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद दूसरी एंट्री कब डालेगा? ईयर 1 एंड पे डालेगा। क्या एंट्री डालेगा बताओ? लेसर दे हाथ की करांगे ईयर 1 एंड पे पहला काम, रेंट रिसीव करांगे, बैंक अकाउंट डेबिट होएगा। रेंट रिसीव बताओ कितना करोगे? 32,500। बैंक अकाउंट डेबिट कितना होगा? 32,500। इनकम बुक करोगे, लीज इनकम। इनकम कितनी बुक करेंगे? BR निकाली हुई है, घाटा वादा, इसे बोलते हैं लीज इक्विलाइजेशन अकाउंट। एक मिनट मेरी गल सुनो, आज जी इनकम बुक करनी है, टोटल 97,500 है ना। ते टोटल 3 साल लीज का पैसा आना भी कितना? 97,500।
ਉਹ ਬਸ ਕਿਸੇ ਸਾਲ 'ਚ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿਸੇ ਸਾਲ 'ਚ ਵੱਧ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਲੀਜ਼ ਇਕੁਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਲੈਜਰ ਖੋਲਦਾ, ਕਦੇ ਡੈਬਿਟ करता कਦੇ क्रेडिट कर देंगे, 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਐਂਡ ਤੇ ਉਹ ਲੈਜਰ जीरो हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो इसे बोलते हैं लीज इक्विलाइजेशन अकाउंट। बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग फिगर आएगा ये कितना आएगा ये 800 6500। ठीक हो गया। कभी डेबिट हो सकता है कभी क्रेडिट हो सकता है, डजंट मैटर, जिधर बैलेंस निकलेगा उधर। बैंक का कितना होगा लीज रेंटल, इनकम कितनी बुक करनी है कैलकुलेट किया आ बैलेंसिंग फिगर आ गया। इस अलावा ईयर रेंट होर की करना बंदे ने, डेप्शन चार्ज करेगा, डेप्शन कितनी चार्ज करेगा निकाल के आया नीचे 20,000, तो उसकी एंट्री सिंपल डेप टू प्लांट मशीन 20,000। और क्या काम करेगा पहले साल के एंड पे, बस 3 काम करने। ईयर 1 की एंट्री ये आई, ईयर 2 3 4 में सेम आएगी। इस क्वेश्चन में देखो ईयर 1 की एंट्री थी ना, तो पहली एंट्री मशीन गिवन ऑन ऑपरेटिंग लीज अकाउंट डेबिट, तो अपने प्लांट मशीन डेबिट किया था, उसकी बजाय आप वर्ड लिख सकते हैं मशीन गिवन ऑन ऑपरेटिंग लीज डेबिट टू परचेज। दूसरी एंट्री क्या करी, पहले उस बंदे से लीज रेंटल रिसीव करना ड्यू कर लिया कि लेसी अकाउंट डेबिट, उसके बाद एंट्री डाल दी बैंक टू लेसी, उसके बाद लीज इक्वलाइजेशन और लीज रेंटल इनकम क्रेडिट, लीज रेंटल इनकम को पीएनएल में डाल दिया, डेप्शन डेप्शन को पीएनएल में डाल। तो कुल मिला के ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ कैलकुलेशन ਕੀਤੀ ਆ ਸਾਰਾ सही है, बस इस अलावा एक होर एंट्री कर दियो एंड ते पीएनएल च लेके जान दी, पीएनएल डेबिट टू डेप्रिसिएशन 26,000। ਆਪਾਂ बस सीधा बैंक डेबिट करता, लेसी बंदा डेबिट नहीं किया, लीज इनकम टू पीएनएल। मैं भी कहूँ सेम किमें हो गया। गॉट इट। ये तो एंट्री होगी किसकी बुक्स में, लेसर की बुक्स में। लेसी की बुक्स में क्या क्या एंट्री आएंगी बताओगे, उसका क्वेश्चन है नहीं, लेकिन चलो एक्स्ट्रा के तौर पे कर लेते हैं अपन, तो चल कर लेते हैं। बुक में लिख लेंगे अपन एंट्रियाँ, तुम्हें जगह है तो पिछले पेज खाली पड़ा है ना, खाली पड़ा पिछला पेज है, बहुत इतना, पहले मैं लिखूंगा आप बाद में लिखना, मुझे एंट्रियाँ बताओ। लेसी की बुक्स में क्या एंट्री करेंगे, अच्छा काम ही है बहुत। रेंट पे करेंगे, रेंट पे करेंगे तो उसकी एंट्री चाहे पहले ड्यू कर लो, एक बार ड्यू कर लो, रेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू लेसर, लेसर जो क्रेडिट करेंगे वो कितना क्रेडिट करेंगे, जितना पे करना है या जितना खर्चा है, पे कितना करना है 32,500, तो टू तो 32,500 आएगा। और मेरी गल सुनो, एक्सपेंस कितना बुक करना होगा, 97,500 ही टोटल पे करूँगा लेसी, लेसी टोटल पे भी 97,500 ही करूँगा, तो खर्चा बुक कर रहा है रेशो ऑफ आउटपुट, आउटपुट की रेशो तो सेम ही रहेगी 1,50,000 यार, फिर तो जिन्नी इनकम उन्ने एक्सपेंस निकला है, क्योंकि टोटल उन्हें भी 97,500 ही पे करना है, तो इन द रेशो ऑफ आउटपुट ही खर्चा बुक करना है, तो इतना ही हो गया 26,000 32,500 39,000। तो रेंट एक्सपेंस कितना डालेंगे 26,000, और बाकी का बैलेंस लीज इक्वलाइजेशन अकाउंट। और लीज इक्वलाइजेशन अकाउंट इस केस में क्या हो गया डेबिट, तो कभी ये डेबिट होगा कभी क्रेडिट होगा, डजंट मैटर। पहले लेसर को ड्यू कर दिया, नेक्स्ट एंट्री लेसर टू बैंक, उसके बाद नेक्स्ट एंट्री ये कितनी अमाउंट 32,500, उसके बाद नेक्स्ट एंट्री पीएनएल डेबिट टू करंट एक्सपेंस, नेक्स्ट एंट्री डेप्रिसिएशन एसेट, करना है कुछ नहीं करना, काम खत्म हो गया, 3 एंट्री डालनी है, कर लो, लिख लो 3 एंट्री हैं इन द बुक्स ऑफ लेसी, बस ये 3 एंट्री आएंगी, हर साल आएंगी 3 एंट्री।
पिछला पेज खाली पड़ा है, पिछले पेज पे लिख लो, नहीं तो टॉप पे लिख लो, टॉप पे भी जगह है थोड़ी सी। बस एक क्वेश्चन किया, ऑपरेटिंग लीज खत्म। वंशु स्क्रीन पीछे सही दिखती है, छोटी तो नहीं लगती? फाउंडेशन वाले चोचले करते हैं, कैंसर दिन दिन छोटी है। फाउंडेशन वाले जो आ गए इधर कदे कदे बह जाते हैं, छोटी लगती। पीस की तरफ बहुत वधिया सेवा की है। सही चो कला ग्रुप 1 हुआ हमारा। अगली अपनी बोथ की फीस है, ये भी कमी है, मतलब कुछ ज़्यादा नहीं। जय जय 2/3 पे खेल रहे हैं बस, फाउंडेशन भी 2/3 है। 72/3 × 2 52, ये भी 2/3 होगा मोटा मोटी, 1.5 का 1। चलो ये ऑपरेटिंग लीज हो गया। पहले 2 क्वेश्चन ऑपरेटिंग लीज के थे, उसके बाद फाइनेंस लीज आ गया। फाइनेंस लीज के लिए कहानी सुनो। कहानी पता है क्या है? फाइनेंस लीज में एक होगा लेसर, एक होगा लेसी। जेड़ा लेसर है, क्योंकि फाइनेंस लीज में अगर आपने वो पांचों कंडीशन के ऊपर ध्यान दो ना, तो कुल मिला के पांचों कंडीशन में एक चीज कॉमन निकलेगी। ऐसा लगेगा कि जेड़ा किराएदार है ना, बस सारी उम्र से मशीन उससे दी होगी, मेजोरिटी ऑफ द लाइफ यूज कर रहे हैं, फेयर वैल्यू तो 90% पे कर रहे हैं, स्पेशलाइज नेचर के किसी और के काम तो आनी नहीं, सिर्फ टेनेंट के काम ही आऊगी, ऑनरशिप ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाएगी। तो इन सब केसेस को पढ़ के ना ये लग रहा है कि यार मशीन लेस सीधी ही होगी जिमें। तो अपन बचपन में काम करते थे, सब्सटेंस ओवर फॉर्म थ्योरी याद करते होते थे, है ना, सब्सटेंस ओवर फॉर्म। तो उसमें हम ये करते थे कि ना यार ऑन पेपर्स क्या है उसको भूल जाओ, इंटेंट क्या चल रहा है उसके हिसाब से काउंटिंग होती है। तो इतने भी ऑन पेपर्स तो लेसर ही ऑनर रहेगा, लेकिन इंटेंट के हिसाब से लेसी को ऑनर मान लेना चाहिए, तो अकाउंटिंग के हिसाब से इधर एसेट डेबिट करेंगे और इसको कहेंगे नो मोर एन ऑनर तो 2 एसेट। अब जेड़ा लेसर है उसकी बुक्स में तो एसेट पहले से खड़ा था, इसमें से तो बाहर निकालना है, तो एट व्हाट वैल्यू, एट इंस्टेड आए क्या, तो भी बुक वैल्यू जितनी भी खड़ी है सर, और उसकी बुक्स में एसेट कितनी वैल्यू पे डेबिट करेंगे, खट जो ये निकालनी पड़ेगी आपको वैल्यू। लेसी की बुक्स में एसेट अगर डेबिट करेंगे तो कुछ क्रेडिट भी करना पड़ेगा ना। बताओ क्या, क्या आज पेमेंट हो रही है, तो क्या क्रेडिट करें, टू लेसर कितना अमाउंट क्रेडिट करें। बेसिकली जेड़ा लेसी है उन्हें हुन किराया भरना वो सारी उम्र, तो जितना सारी उम्र पे करना है उसकी प्रेजेंट वैल्यू, ठीक हो गया। तो क्रेडिट क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज लायबिलिटी, जितना क्रेडिट करेंगे उतना ही सेम डेबिट करेंगे, जितना क्रेडिट उतना ही सेम डेबिट, जितना क्रेडिट उतना ही सेम डेबिट। क्रेडिट क्या करना है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज लायबिलिटी। लेसी ने क्या पे करना होता है, क्या क्या पे करेगा लेसी, एक तो लीज रेंटल पे करेगा एनुअल, और
एक तो एनुअल रेंटल पे करेगा, और डेप्रिसिएशन पे थोड़ी करनी होती है, डेप्रिसिएशन तो एंट्री डालनी है, वो देखते रहेंगे। हाँ जी, ये बात सही है आपकी, क्योंकि इसने ऐसे डेबिट किया तो डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा, उसकी एंट्री तो सिंपल ये रहेगी ना, डेप्रिसिएशन टू एसेट, पे तो करना होया ही नहीं, तो छड़ दो तो साइड ते। नो डाउट लेसी डेप्रिसिएशन बुक करेगा, लेकिन ਇਹਦਾ पेमेंट ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, अलग है, इसको छोड़ दो। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਹੈ ਕੀ ਭਰੂਗਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਐਨੂਅਲ ਲੀਜ਼ ਰੈंटल ਭਰੂਗਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਭਰੂਗਾ? क्यों? बस पहले बताया तो था आपको, वो बात नहीं कही थी मैंने आपको बात नहीं कही थी, एट द एंड ऑफ द लीज टर्म। हाँ, मतलब हमेशा कटनी होगी, कदे पूरी भी होगी, मतलब व्हाट्सएवर लाइफ एंड ते कुछ पेमेंट करूँगा ना, रेजिडुअल वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू, सैल्वेज वैल्यू, तो वो वाली वैल्यू रेजिडुअल वैल्यू पे करेगा। अब रेजिडुअल वैल्यू कितनी पे की नहीं करूँगा, जिन्नी फेयर मार्केट बनती है या जिन्नी प्रॉमिस हुई भी एग्रीमेंट के हिसाब नाल, एग्रीमेंट के हिसाब नाल, तो उसको बोलते हैं गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू, गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू, शॉर्ट फॉर्म बन गई जीआरवी। किराएदार की पे करूँगा, एक तो एनुअल रेंटल पे करूँगा, एक एंड ते जाके रेजिडुअल वैल्यू पे करूँगा, कितनी रेजिडुअल वैल्यू पे करूँगा, बाजार ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਯਾਰ, ਜਿਹੜਾ एग्रीमेंट ਹੋਇਆ उन्नी पे करूँगा, तो उसको बोलते हैं जीआरवी, गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू। तो जीआरवी पे करेगा, एनुअल लीज रेंटल पे करेगा और एक जीआरवी पे करेगा, टोटल इतना पे करेगा। इन दोनों की क्या निकाल लो, प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी आती है हमें, तो प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे, इस वैल्यू पे लीज लायबिलिटी क्रेडिट करेंगे और एसेट डेबिट करेंगे। ये प्रेजेंट वैल्यू मैंने लिख दिया, लेकिन बोलते इसको कल लीज लायबिलिटी है, होती है प्रेजेंट वैल्यू ये, एट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ये और ये। और एक और टर्म है, फालतू से इतनी सारी टर्म कर रखी है इन्होंने, कटनु पानु है नहीं कुछ, इनको बोलते हैं MLP, मिनिमम लीज पेमेंट, मिनिमम लीज पेमेंट, MLP, मिनिमम लीज पेमेंट। तो कट्टो कट्ट ऐसे कितना पे करूँ ही करूँ, रेंटल पे करेगा और गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू पे करेगा, ये तो कम से कम पे करेगा ही, मिनिमम लीज पे। तो जितना पे करेगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल करके लायबिलिटी उस वैल्यू पे क्रेडिट कर दो और एसेट उस वैल्यू पे डेबिट कर दो, नॉट है। इसके अलावा जो लेसी होएगा, इसके हाथ में हर साल अकाउंटिंग बताओ क्या होगी। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं, एग्जाम्पल क्या करनी, क्वेश्चन ही कर लेते हैं। आप कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लीज लायबिलिटी और पास द एंट्री इन द बुक्स ऑफ लेसी। ये भी इन द बुक्स ऑफ लेसी है, ये कर लेते हैं सेकंड क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन। तो चौथा क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा ऐसे। तो आंसर 4 में क्या सीन है, the lessee took a machine on the lease from the lessor, a fair value being 7 लाख। एसेट की फेयर वैल्यू कितनी है, 7 लाख। इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द मशीन एज वेल एज द लीज टर्म इज 3 साल ही उसकी लाइफ है, और 3 साल के लिए किराए पे ले रहे हैं, तभी करके उसको फाइनेंस लीज बोल रखा है कि ऑलमोस्ट पूरी लाइफ तो लेसी यूज करेगा। एट द एंड ऑफ ईच ईयर द लेसी पेज अ रेंटल ऑफ 3 लाख पर एनम। द लेसी इज गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू ऑफ बाई ईयर ऑन द एक्सपायरी। जीआरवी कितना है, गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू बाई ईयर। बाई ईयर कब पे करना होगा, ईयर 3 पे करना होगा, लाइफ एंड पे। और हर साल कितना पे करना है, लीज रेंटल 3 लाख पर एनम, ईयर 1 से ईयर 3। However, the lesser estimate that the residual value of the machine would be only 15,000.
लेसर को तो लगता है यार 15,000 की रह जाएगी, लेकिन अप्पा उससे 22,000 लेंगे। तो बताओ लेसे कितना पे करेगा, 15 या 22? इंसेंटिव थोड़ा जा लेसर ਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ यार 15,000 ਦੀ रेजिडुअल वैल्यू रह जू, लेकिन गारंटी कर रखी है रेजिडुअल वैल्यू 22,000, तो लेसी पे कितना करेगा? वो तो 22 पे करेगा सर, जो कॉन्ट्रैक्ट हो गया। रम्मी जो कॉन्ट्रैक्ट हो गया पे तो उतना ही करना पड़ेगा ना राजे। तो गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू का मतलब ही क्या है कि प्रॉमिस कर दिया इतना 22,000 तो दूंगा ही दूंगा। है ना, लेसी ने प्रॉमिस कर रखा है, तो लेसी कितना पे करेगा? 22,000। तो ये 15,000 का कुछ नहीं करना, इग्नोर। रेट कितना दे रखे आपको? 15%, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दे रखे हैं। अब प्रेजेंट वैल्यू निकालनी होती है ना हमने, किसकी बुक्स में खड़े हैं हम लोग? लेसी की बुक्स में। लेसी है तो उसकी बुक्स में क्या करेंगे एंट्री? एसेट डेबिट टू, लेसर नहीं करते, लीज लायबिलिटी करते हैं, लीज लायबिलिटी अकाउंट। है ऑपरेटिंग लीज में हमने लेसर क्रेडिट किया था, लेकिन जो लेसर क्रेडिट किया था उसने सिर्फ 1 साल तक कराया सी। और यहाँ पे क्योंकि एसेट डेबिट कर रही है तो 1 साल का नहीं सारी उम्र का लीज लायबिलिटी क्रेडिट हो रही है, 1 साल की नहीं सारी उम्र की। लीज लायबिलिटी केड़ी वैल्यू तो क्रेडिट करते हैं आप? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ MLP, मिनिमम लीज पेमेंट। मिनिमम लीज पेमेंट में दो चीजें आती हैं, एक तो एनुअल लीज रेंटल और एक गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू। ठीक हो गया। लेकिन ये एक बात बोलते हैं, कहते हैं अगर ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ MLP, ठीक है ना, ज्यादा हो, लेकिन एसेट की हमें लगे फेयर वैल्यू तो बहुत थोड़ी सी है, एसेट की फेयर वैल्यू है सिर्फ 7 लाख जो कि दी हुई है, लेकिन अगर पता चले कि जो पे करना है उसकी वैल्यू कितनी है, प्रेजेंट वैल्यू 10 लाख, लेकिन एसेट की फेयर वैल्यू कितनी है 7, तो उन एसेट 10 लाख से डेबिट करते सोने ही ना लगते, एसेट की फेयर वैल्यू कितनी है 7 लाख, तो बोलते कहते विच एवर इज लोअर, फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ MRP विच एवर इज, इस वैल्यू पे आप एसेट डेबिट करोगे और लीज लायबिलिटी क्रेडिट। ठीक है जी। तो ये दोनों चीज़ें MLP बन गई, मिनिमम लीज पेमेंट, एक तो लीज रेंटल और एक GRV। इनकी प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते होते हैं, इसका 3 सालों का प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर ओके में कटाएंगे, या तो 1 डिवाइड बाय रेट कितना आपका 15%, 1 डिवाइड 1.15 इक्वल टू 3 साल करके GT, या तो वो कर दो। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या आपको हर साल के फैक्टर दिए हुए हैं, तो अब GT वाला काम ना करो, इन तीनों का प्लस करो। GT वाला काम करोगे तो फिगर थोड़ी सी वेरी कर जाएगी। 2.282 और थर्ड ईयर के एंड पे GRP कितनी मिलेगी? 0.675 657। छः चौरासी 6 तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ MLP कितना है? 6 की सारी उम्र जो पे करना है उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है? 6 और ऐसे नहीं। ठीक है, ये कितना हो गया? 15,084, 15,454, 14,454। तो टोटल कितना पे करना है हमने? 699,054 प्रेजेंट वैल्यू के टर्म में। तो जितना भी पे करना हो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ MLP और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर, उस वैल्यू पे आप एसेट डेबिट करते हैं, तो एसेट डेबिट कितना होगा? 699,054 और 699,0। ठीक हो गया। अब अकाउंटिंग कैसे होगी लेसी की बुक्स में, ये एंट्री कब डाली हमने? ईयर 0 स्टार्टिंग में एंट्री करी, ईयर 1 एंड पे क्या एंट्री होगी बताना जल्दी। लेसी 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 मतलब किराएदार, किराएदार मतलब क्या करेगा? रेंट पे करेगा, रेंट पे करेगा तो उसकी एंट्री क्या आएगी? टू बैंक, बैंक कितना पे करेगा? 3 लाख, डेबिट क्या करेगा? क्या लीज लायबिलिटी डेबिट करेगा? ऑलरेडी लेजर खुला था, तो लीज लायबिलिटी डेबिट कितना?
3 लाख सर, 3 लाख। उधर से क्या ये लीज लाइबिलिटी का लेजर पूरा साल आउटस्टैंडिंग था एज ए लाइबिलिटी, और प्रेजेंट वैल्यू के टर्म में खड़ा किया हुआ ये वैल्यू एट प्रेजेंट वैल्यू है ना। तो पता की है ये एक तरीके का लोन खड़ा है, लाइबिलिटी खड़ी है, 699 देना है, ठीक हो गया ना। एक लाइबिलिटी खड़ी है, 699 देना है, और ये कितने सालों में देना है, 3 सालों में देना है। ये तो प्रेजेंट वैल्यू है। बंद कर दो इसी। कितना पे करना है, 699। ये तो प्रेजेंट वैल्यू के टर्म में है, एक्चुअल में पे कितना होगा, इतना होगा 3/। एक मिनट मैंने आ थोड़ा गल पता ना भी, 3/, ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ब्याज बाहर ਕੱਢ के आ वैल्यू आई है, तो ये विदाउट ब्याज है ना, तो जो पे करना है वो विद ब्याज 3/, पे करना है। तो हर साल आप इंटरेस्ट की एंट्री डालोगे, आप एंट्री का डालोगे ईयर वन एंड पे, एक तो ये एंट्री और एक और एंट्री करोगे, फाइनेंस चार्जेस अकाउंट डेबिट टू लीज लायबिलिटी। कितना, ईयर स्टार्टिंग में कितना खड़ा था, 699,054, 15%, कितना हो गया, बोलो राजा बोलो, 104,858, 104,858। तो ये एंट्री पास होगी। कौन सी एंट्री, फाइनेंस चार्जेस अकाउंट डेबिट टू लीज लायबिलिटी, क्योंकि एक लायबिलिटी खड़ी थी उसके ऊपर इंटरेस्ट बुक करेंगे, इंटरेस्ट एक्सपेंस हो गया ये फाइनेंस चार्जेस। और क्या एंट्री पास करेंगे ईयर वन एंड पे, बोलो। P&L में ठीक है, इसके अलावा डेप्रिसिएशन टू एसेट, डेप्शन टू एसेट, ठीक हो गया। कितनी वैल्यू, क्या क्वेश्चन में कुछ दिया आपको कि मतलब, आज समझ ना मेरी क्या कह रहा हूँ मैं, कोई आउटपुट वगैरह कुछ दी है, नहीं दी, तो क्या करेंगे हम, ਜਿਹੜੀ रेजिडुअल वैल्यू ਉਹਦਾ पैसा ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਊਗਾ कि ਆਪਾਂ पे करना है, आएगा तो है ही नहीं। ਜਿਹੜੀ रेजिडुअल वैल्यू ਆਪਾਂ पे करना है कि आऊगा पैसा, पे करना है, आऊगा तो है नहीं ना। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਚਪਨ ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਐਸਟ की जो कॉस्ट खड़ी है माइनस रेजिडुअल वैल्यू, ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇੰਨਾ ਮੇਰੇ ਲੈਜ਼ਰ ਖੜਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਐਂਡ ਤੇ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਇੰਨੇ ਦਾ ਖਰਚਾ बुक करना है। इस केस तो आपको मिले तो है ही नहीं कुछ, तो पूरे करना चाहिए आपको 699,054/3। पर ये डेप्शन की एंट्री डालते हैं, मुझे लगता है डालती नहीं है, ये डेप्शन की एंट्री ना डालती नहीं है, लेकिन डालेंगे तो पूरी डालेंगे अपन। क्रिटिकल एंट्री डाली हुई है लेकिन उसकी वैल्यू वगैरह किसी क्वेश्चन में है नहीं, लेकिन अगर होएगी तो पूरी आएगी। इसमें से रेजिडुअल नहीं कटाएंगे, तो आप सिंपली यहाँ पे करोगे 699,054/3 साल, तो पहले साल की एंट्री समझ में आ गई। पहला काम की किया, एसेट अकाउंट डेबिट टू लीज लायबिलिटी, लीज लायबिलिटी किस वैल्यू पे खड़ी करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ जितना पे करना है या फिर फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट विच एवर इज लोअर। दूसरा, पे करांगे तो लीज लायबिलिटी टू बैंक। तीसरा, सारा साल लीज लायबिलिटी खड़ी रही सी इन्नी वैल्यू, जिन्नी वैल्यू सारा साल आउटस्टैंडिंग सी ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ब्याज का खर्चा बुक करो, फाइनेंस चार्जेस टू लीज लायबिलिटी। नेक्स्ट, एसेट डेबिट किया था तो डेप्शन की एंट्री डालो। जब डेप्शन की एंट्री डालनी है आपका दिल करेगा कि सर 699,054 माइनस रेजिडुअल वैल्यू कर दे, रेजिडुअल वैल्यू माइनस नहीं करना। क्यों नहीं करना, क्योंकि पैसा रिसीव नहीं ना होगा हमें, किहड़ा आपको रिसीव होना है, तो बस बुक च जी फिगर खड़ी आ राइट ऑफ करनी है, आपको पैसा रिसीव तो होना ही नहीं, कोई भी पे करना है। तो ये माइनस नहीं करना, ये माइनस बिना किए ऐसे हो गया। अब पेपर में ना एक और काम पूछता है आपसे, पता क्या पूछता है, AS19 के क्वेश्चन में या तो आपसे पूछेगा हर साल की एंट्री डाल दो, या आपसे पूछेगा हर साल का फाइनेंस चार्ज बताओ।
कॉम्प्यूटेशन ऑफ फाइनेंस चार्ज, जैसे इस क्वेश्चन मांगा है। देखो, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द मशीनरी टू बी कंसीडर्ड बाय द लेसी, पहली एंट्री आ गई, 300 इस वैल्यू पे ऐसा खड़ा करना है। दूसरा, एंड फाइनेंस चार्जेस इन ईच ईयर मांग लिया, हर साल का फाइनेंस चार्ज। तीसरा क्या मांगा, पास द एंट्री इन द बुक्स ऑफ फर्स्ट ईयर। पहली रिक्वायरमेंट एसी एसेट कितनी वैल्यू तो खड़ा करना है। दूजा, एंट्री इन द फर्स्ट ईयर आप आती। तीजा, हर साल का फाइनेंस चार्ज, वो ऐसे निकालेंगे। computation of finance charge in every year। देखो, ईयर 1 के स्टार्ट पे लीज लायबिलिटी कितनी थी? 99, 054, सारा साल अमाउंट इतनी आउटस्टैंडिंग रही, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ब्याज लाता। फाइनेंस चार्ज कितना आ गया, ए का 15%, का 15% कर दो इसका, ये 80, 104, 858। इसकी एंट्री क्या करी हमने, फाइनेंस चार्ज टू लीज लायबिलिटी। तो लीज लायबिलिटी ऑलरेडी क्रेडिट था, आप होर क्रेडिट करता, फिगर बढ़ गई। इसके अलावा हमने क्या किया, ओदी एंट्री के पाई लीज लायबिलिटी डेबिट, तो फिगर घट गई। लीज रेंटल पेड बी एलिमेंट 3 लाख, ये माइनस हो गया। तो लीज लायबिलिटी एट ईयर लाइफ एंड कितना रह गया, इतनी खड़ी सी, आ जुड़ गया, आ कट गया, 500, 900, अब 503, 912 साल, पूरा साल यही आउटस्टैंडिंग रहा। इन्होंने इधर नहीं, इधर कर लेने हैं। सारा साल आही आउटस्टैंडिंग सी ना, ये उत्ते 15% का ब्याज, 75, 586, ये जुड़ गया क्योंकि एंट्री डेली फाइनेंस चार्ज टू लीज लायबिलिटी जुड़ गया, पे कर दिया तो कम हो गया, कितना रह गया, ये प्लस होता जा रहा है, ये माइनस होता जा रहा है। 279, स्टार्टिंग में 279,499। एक मिनट मेरी बात सुनो, इसमें एक बार प्लस 15% करना, कितना बन गया, कितना हो गया, अप्रोक्सीमेट 322 आ गया, अप्रोक्सीमेट 3 लाख का। वो थोड़ा बहुत राउंड ऑफ का फर्क पड़ता है, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਐਂਡ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ 3 ਲੱਖ ਦਾ ਰੈਂਟਲ, ਇੱਕ 22,000 ਦੀ ਜੀ ਗਰੰਟਿਡ ਰੈਜ਼ੀਡੂਅਲ ਵੈਲਿਊ, ਇੱਥੇ 322 ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਫਿਗਰ ਪਲੱਸ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਪਲੱਸ ਕਰੀਏ ਵੀ 322 ਬਣ ਜੇ। 322 ਮਾਈਨਸ 279, 499, 42,501, इसके बोलेंगे राउंड ऑफ। जीरो बनना चाहिए, ठीक है। ये एक डब्बा सा बनता होता है, इस डब्बे के आपको 3 नंबर मिल जाते होते हैं, जिसमें डब्बे की रिक्वायरमेंट क्या आती है, मेन आपकी ये फाइनेंस चार्ज निकालना हर साल। फाइनेंस चार्ज ऐसे निकालेंगे, वह फाइनेंस चार्ज कितना निकलूगा, जितनी अमाउंट सारा साल आउटस्टैंडिंग है। अमाउंट आउटस्टैंडिंग कितनी होगी, स्टार्टिंग वाली प्लस ब्याज जुड़ गया माइनस लीज रेंटल पे हो गया था, लीज लायबिलिटी कटेगी। ये वाला क्वेश्चन हो गया, किसकी बुक्स में कर लिया हमने,
इन द बुक्स ऑफ लेसी, सारी कैलकुलेशन देख ली। अब ये कैलकुलेशन देखनी है अपन ने इन द बुक्स ऑफ लेसर। अगला वाला क्वेश्चन शायद इन द बुक्स ऑफ लेसर है। 6वां क्वेश्चन करते हैं, 6वां क्वेश्चन इन द बुक्स ऑफ लेसर आएगा सारा। इनकम किसकी बुक्स में होगी? इनकम किसकी बुक्स में होगी? लेसर लेसी? लेसर। वर्ड इनकम से मुझे पता लग गया किसकी बुक्स में खड़े हैं, लेसर। उस क्वेश्चन में तो कहा हुआ था ना यार लेसी की बुक्स, इस क्वेश्चन में नहीं कहा हुआ, लेकिन फिर भी आपको कैसे पता लग गया? एज इनकम, देयरफॉर बुक्स ऑफ लेसर। ठीक है, तो छठवां सॉल्व किया हुआ है, पहले पांचवा कर लेते हैं। पांचवा में भी क्या मांग रहा है? इनकम। इनकम मांग रहा था, तो किसकी बुक्स में खड़े हैं आपा? लेसर। इन बुक्स ऑफ लेसर। देखो जो लेसर होगा, लेसर की बुक्स में एंट्री क्या करनी थी हमने? एसेट क्रिएट करना है, खत्म करना है? खत्म। तो टू एसेट, एड वर्ड वैल्यू, बुक वैल्यू। बुक वैल्यू कितनी दी हुई है क्वेश्चन ने? दी नहीं हुई। नहीं नहीं, अपन ने बुक वैल्यू करनी होती है, लेकिन बस एक्चुअली क्वेश्चन एंट्री तो मांग भी नहीं रहा ना। अगर मांगता तो यहाँ पे अपन क्या ग्रेड करते? एसेट ग्रेड करते और एड बुक वैल्यू ग्रेड करते। वो तो एंट्री मांगी नहीं है, तो डाटा भी है नहीं, तो एंट्री डाल नहीं सकते। इसके अलावा डेबिट क्या करते हैं? उधर लीज लायबिलिटी, इधर लीज रिसीवेबल। लीज रिसीवेबल डेबिट। अब ये लीज रिसीवेबल डेबिट कितना करेंगे? वही वाला सेम क्या था? एक तो लीज रेंटल जो रिसीव करेंगे, एक गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू। इस क्वेश्चन में अगर देखो ना, क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो बादल लिमिटेड है ना, ना प्रकाश लीज टू बादल, तो प्रकाश लेसर हो गया। प्रकाश को ऐसा लग रहा है कि एक्सपेक्टेड रेजिडुअल वैल्यू कितनी है? 3 लाख। लेकिन ग्रांटेड रेजिडुअल वैल्यू कितनी है? 160। ठीक हो गया? 61 तो एग्रीमेंट होया हुआ है, लेकिन उन्होंने स्टिल की लग रही है एक्सपेक्टेड कितना है? 3 लाख। तो लेसर के हिसाब से रिसीवेबल कितना है? लेसी नु तो आई लगू ना यार, मैं तो घट्टो घट्ट ही दूंगा, जितना एग्रीमेंट है मैं तो उतना ही दूंगा। लेकिन लेसर को क्या लग रहा है? यार तेन लगता है बट्टी जाएंगे। कंजर्वेटिज्म बीच में डाल दिया तुमने। लेकिन 3 लाख, इसका नाम दिया हुआ है अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू, UGRV। UGRV, अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बेसिक अकाउंटिंग के लिए फाइन कि वो फॉलो करने चाहिए, लेकिन AS इज अ स्पेसिफिक लॉ, इट कैन ओवर रूल द बेसिक प्रिंसिपल्स। कर दिया, क्या बात है, क्या करें मतलब। उसको रिसीवेबल लग रहा है कौन? अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू। अगर लेसर को लग रहा है कि पूरा 3 लाख मैं रिसीव कर सकता हूँ, तो 10 लाख रुपये पर रिसीवेबल खड़ा कराएंगे। तो इन तीनों को पता क्या बोलते हैं? इन तीनों को पता क्या बोलते हैं मिला करके? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, लेकिन जो लीज रिसीवेबल खड़ा करेंगे एट व्हाट वैल्यू? एट प्रेजेंट वैल्यू। तो प्रेजेंट वैल्यू को बोलते हैं नेट इन्वेस्टमेंट। प्रेजेंट वैल्यू, इसको बोलते हैं अपन नेट इन्वेस्टमेंट। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ MLP प्लस प्लस
GRV एंड UGRV, कल UGRV, कल UGRV, क्योंकि MLP का मतलब ये दो मिनिमम 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 जेड़ा पक्का प्रॉमिस है, जेड़ा पे होगा ही होगा। एक तो लीज रेंटल और एक GRV। MLP में दो चीजें आती हैं, लीज रेंटल और GRV। UGRV अड्ड पे है, उसको ऐसा बोल सकते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ MLP प्लस UGRV। MLP टर्म नहीं यूज करनी तो सीधा कह लो लीज रेंटल प्लस GRV प्लस UGRV। ठीक हो गया? तो एक गल सुनियो, ये ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और ये प्रेजेंट वैल्यू, इन सबकी, इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा? व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द टू? कुशल, तीन चीज़ा, तिना दी प्रेजेंट वैल्यू, ऐसा डिफरेंस क्यों होगा? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट का डिफरेंस क्या होगा? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट मतलब तीन चीज़ा, नेट इन्वेस्टमेंट मतलब तिना दी प्रेजेंट वैल्यू। इंटरेस्ट ही होगा ना, और इंटरेस्ट रिसीव होगा ना, तो फाइनेंस इनकम होगी ना। और ये रिसीव हो गया कि होना है? होएगा फ्यूचर में। एट ईयर जीरो कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि एट ईयर जीरो कैलकुलेट कर रहा है तो इसे बोलते हैं अनअर्न्ड फाइनेंस। और बस वो फाइनेंस चार्ज बुक करता सी, यार ये फाइनेंस इनकम बुक करेगा। ठीक है जी, इसे बोलते हैं अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम। तो अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम कैसे निकालोगे? लीज रेंटल देखो कितना है एनुअल, लीज रेंटल पर एनुअल कितना है? 8 लाख। कितने सालों के लिए? लीज टर्म कितनी है? 5 साल। 8 लाख इंटू 5 साल, प्लस फोर की मिलोगे अपन GRV। GRV कितनी है आपकी? 160, प्लस और क्या मिलेगा? UGRV। UGRV कितनी निकलेगी? 3 लाख माइनस 61, 140 की आ गई UGRV। 140, इन तीनों का टोटल क्या बोलते हैं इसे? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। कितना आ गया? 8 5 40 लाख, प्लस 3 लाख इक्वल टू 43 लाख। 43 लाख की ग्रॉस इन्वेस्टमेंट आ गई। माइनस क्या करना है इसमें से? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन सब की प्रेजेंट वैल्यू। इन सब की प्रेजेंट वैल्यू करनी हो तो कैसे करेंगे? 8 लाख इंटू 5 साल का प्रेजेंट वैल्यू एंटी फैक्टर। 1 2 3 4 ते 5, इन्हें टोटल कितना हो गया? $3.3522 आकी निकला है एनुअल लीज रेंटल की प्रेजेंट वैल्यू, प्लस 3 लाख जो आपकी GRV प्लस UGRV होगी उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकलेगी? इंटू 0.4972। ये दोनों को प्लस किया तो कितना बनेगा? ढाई लाख 30,900 V, 43 लाख माइनस 2,80,30,900 V इज इक्वल टू अनअर्न्ड अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम। उलझे तो नहीं? रिवाइज करवा दो एक बार, कंफर्म हो जाएगा। बताना क्या था फाइनेंस लीज में? एक होता है बंदा लेसर, एक होता है बंदा लेसी। पहले अपन लेसी के हाथ में देखेंगे, लेसी ने क्या पे करना ही करना है? लेसी क्या पे करना ही करना है? MLP पे करना ही करना है सर। MLP में क्या पे करना है? एक तो सर लीज रेंटल पे करनी है, और एक क्या पे करना है? GRV पे करना है सर। ठीक है जी। लेसी टेनेंट अपनी बुक्स में एसेट डेबिट करेगा, क्रेडिट क्या करेगा? लीज लायबिलिटी। लीज लायबिलिटी किस वैल्यू पे क्रेडिट करेगा? एट प्रेजेंट वैल्यू। जिस वैल्यू पे ये क्रेडिट करेगा उसी वैल्यू पे ये डेबिट करेगा। वैसे कला प्रेजेंट वैल्यू नहीं, इसको बोलेंगे किस वैल्यू पे क्रेडिट करेगा? एट प्रेजेंट वैल्यू और फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट विच एवर इज लोअर।
प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ MLP, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ MLP और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर। इस वैल्यू ਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰੂਗਾ, ਲੀਜ਼ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਖੜੀ ਕਰ ਲਈ। ਹਰ ਸਾਲ ਦੇ ਐਂਡ ਤੇ ਲੀਜ਼ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਟੂ ਬੈਂਕ ਦੀ ਐਂਟਰੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ पूरा साल लीज लाइबिलिटी खड़ा है, आउटस्टैंडिंग है, लाइबिलिटी आउटस्टैंडिंग है, तो फाइनेंस चार्ज की एंट्री डालेंगे, फाइनेंस चार्ज टू लीज लाइबिलिटी। हर साल की एंड पे फाइनेंस चार्ज लीज लाइबिलिटी में जुड़ जाएगा। लीज लाइबिलिटी जो पे कर दी 3 लाख रुपया वो माइनस हो जाएगा, साल के एंड पे लाइबिलिटी का लेजर निकल आएगा, अगले साल का ब्याज जो साल की एंड वाली वैल्यू थे। लेसी के हाथ में क्लियर हो गया इंदर। अब लेसर के हाथ में, लेसर के हाथ विच क्वेश्चन मंगता हूँ थोड़े तो बहुत बार अनअर्नड फाइनेंस इनकम निकालो। कैसे निकालेंगे? ये बंदा रिसीव कितना करेगा? एक लीज रेंटल रिसीव करेगा, एक GRV रिसीव करेगा, एक UGRV रिसीव। इसको बोलते हैं आप ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। इसमें से माइनस कर दो नेट इन्वेस्टमेंट। नेट इन्वेस्टमेंट मतलब ऊपर वाली आइटम की प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंटल प्लस GRV प्लस UGRV। टोटल कितना रिसीव करना है माइनस प्रेजेंट वैल्यू जितना खड़ा रखे है, इसका डिफरेंस जो हो गया वो अनअर्नड फाइनेंस। बस तो सिंपल, इतनी बात करिए हम। जी ऑलमोस्ट हाँ। ये जो लेसर है ना, लेसर, लेसर के हाथ में ये जो लिखा है ना हमने वर्ड नेट इन्वेस्टमेंट, इसका एक और नाम होता है फेयर वैल्यू। नेट इन्वेस्टमेंट और फेयर वैल्यू, ठीक है जी। फेयर वैल्यू होगी ना, कितना रिसीव करूँगा, कितना पक्का पक्का ही मिलूगा, कितना उन्हें होर लग रहा मिल जाऊगा, तो जेड़ा सारी उम्र च मिल जाऊगा वो प्रेजेंट वैल्यू इज योर फेयर वैल्यू। तो अब ये क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन ना उल्टा पुल्टा, इसमें डाटा मिसिंग है। क्वेश्चन नंबर 6 मांगता है कि आपसे अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम। अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम कैसे निकालेंगे हम लोग? वही ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस नेट इन्वेस्टमेंट। तो आंसर नंबर 6, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस नेट इन्वेस्टमेंट इक्वल टू अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में 3 चीज़ें आएंगी, लीज रेंटल, GRV, UG। ठीक है जी। अब क्वेश्चन पढ़ो। क्या था? लीज पीरियड कितने साल का? 3 साल का। इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 2009 द इक्विपमेंट कॉस्टिंग 10 लाख हैज़ एन एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ 5 साल। कोई नहीं। फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है? 10 लाख। व्हाट इज फेयर मार्केट वैल्यू? फेयर वैल्यू एक चीज़ को बोलते हैं, किस चीज़ को? नेट इन्वेस्टमेंट को एक और नाम क्या देते हैं? फेयर वैल्यू। नेट इन्वेस्टमेंट होती क्या है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंटल प्लस GRV प्लस UGRV। ये आपको दे रखी है कितनी? द प्रॉपर्टी ऑफ द प्रॉपर्टी रिवर्ट्स बैक टू द लेसर ऑन द टर्मिनेशन ऑफ द लीज। लेसर की वापस हो जाएगी। एक डाउट बताऊँ आपको, मांगा गया आपसे अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम, आपको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स दे रखे हैं। क्या ऑपरेटिंग लीज में प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर किसी काम में आते थे? क्या ऑपरेटिंग लीज में अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम, फाइनेंस चार्ज निकालते थे, प्रेजेंट वैल्यू निकालते थे? ऑपरेटिंग लीज आप कहते हैं वैसे ही शॉर्ट टर्म है, कुछ करने की लोड़ नहीं। जितना पैसा रिसीव होगा बैंक का डेबिट, जो इनकम बुक करनी है वो, कट हुआ था लीज इक्वलाइजेशन। बस सिर्फ 1 साल का काम करते थे, मल्टीपल सालों का काम ही नहीं करते थे। जो आप प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर देते या फाइनेंस इनकम या फाइनेंस चार्ज की बात करती, वो क्वेश्चन फाइनेंस लीज का है। ठीक है। एक्चुअल विच मैं थोड़ा एक इनसिस्ट क्यों किया, आ लाइन लिखी हुई है ना, लाइफ एंड पे प्रॉपर्टी किसके पास वापस आ जाएगी? लेसर के पास।
तो दसो फाइनेंस लीज वैसे किहदे कोल जानी चाहिए होंगी है, इत्थे की लिखा हुआ है लेसर। आ लाइन इररेलेवेंट फॉर अस है। बच्चा देख के आ लाइन किस बच्चे को लग सकता है सर तो ऑपरेटिंग लीज बन गई, पर नहीं, आ गल्लां ऑपरेटिंग लीज होंदियां ही नहीं, होंदियां फाइनेंस लीज है, तो ये लाइन इररेलेवेंट होगी। इररेलेवेंट शॉर्ट है जी। इनफैक्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपसे मांग रहा है, कहता स्टेट वेदर द लीज कॉन्स्टिट्यूट ऑफ फाइनेंस लीज, तो अपन दसना होगा भी फाइनेंस लीज है कि नहीं है, या केड़ी गल्ला तो फाइनेंस लीज है, होगी तो फाइनेंस लीज ही, क्यों है फाइनेंस लीज, आप जस्टिफाई करना क्वेश्चन। लीज पीरियड कितना 3 साल, लाइफ कितनी है 5 साल। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਕੀ ਸੀ, ਉਸ ਵੀ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਲਾਈਫ ਲੀਜ਼ ਟਰਮ ਸੀ, ਟੋਟਲ ਲਾਈਫ 5 ਸਾਲ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕਿਹਾ ਵੈਸੇ ਆਪਰੇਟਿੰਗ, ਇਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਆਪਰੇਟਿੰਗ, ਇਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਵੀ फाइनेंस लीज। आ देखो पैरामीटर 2 लीज टर्म 3 साल कवर मेजोरिटी ऑफ द लाइफ 5 साल, तो यहाँ से हमें लग रही है फाइनेंस। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਚੋਂ 3 ਸਾਲ ਅਗਰ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ मेजोरिटी ऑफ द लाइफ है, बट पहले क्वेश्चन जैसे फाइनेंस लीज क्यों नहीं किया, क्योंकि क्वेश्चन डेडिकेटेड किया सी ऑपरेटिंग। इस क्वेश्चन तक पूछता है भी दसो ऑपरेटिंग है फाइनेंस, आप कहोगे ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ पहला पॉइंट पढ़ के ऐसा लगता है भी फाइनेंस लीज है क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द लाइफ है। चलो कोई नहीं, आगे चलो। कहते अनग्रांटेड रेजिडुअल वैल्यूज एस्टिमेटेड एट 1 लाख, यूजीआरवी कितना है 1 लाख रुपया। 3 एनुअल लीज रेंटल्स आर मेड एट द एंड ऑफ ईच ईयर, आईआरआर कितना 10%, बस इतना ही दिया क्वेश्चन में, क्वेश्चन का डाटा खत्म। ये क्वेश्चन क्या क्यों है, डाटा आपको छुपा के दिया हुआ है, दिमाग लाना है। अगर आपको ये चीज़ पेपर में क्लिक कर जाए कि नेट इन्वेस्टमेंट इक्वल टू फेयर वैल्यू इक्वल टू 10 लाख, 10 लाख इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आ तीन चीज़ा दी, थोड़ा क्वेश्चन हो जू, नहीं थोड़ा क्वेश्चन नहीं होगा। क्या दिया हुआ है, अनग्रांटेड रेजिडुअल वैल्यू दी हुई है, आप इस यूज़ करो, सही है। 1 लाख इंटू प्रेजेंट वैल्यू एंटी फैक्टर, 1 लाख इंटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर तीजे साल का 0.7153 इज इक्वल टू 10 लाख प्लस की करना है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ जीआरवी प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंटल प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ जीआरवी। क्वेश्चन में जीआरवी का कोई हिंट है, क्वेश्चन में जीआरवी का कोई हिंट है, दो एलिमेंट्स मिसिंग रह गए, की करिए, लीज रेंटल तो होंगे ही होंगे, वो टोटल रेजिडुअल वैल्यू दी हुई थी एक्सपेक्टेड, ये लो, ये एक्सपेक्टेड रेजिडुअल वैल्यू थी टोटल, तो ग्रंटेड इसका टुकड़ा बन गया, अनग्रंटेड इसका टुकड़ा बन गया, ये टोटल थी। लेकिन इस क्वेश्चन में, अगले क्वेश्चन में 1.6 1.4 कह दिया क्योंकि एक्सपेक्टेड रेजिडुअल वैल्यू थी, और इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अनगारंटेड इटसेल्फ दी हुई है, गारंटेड का कोई हिंट है नहीं, तो जीरो मान लो, माइनस करके आ गया। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंटल कैसे निकालते होते हैं, लीज रेंटल पर एनम इनटू कितना प्रेजेंट वैल्यू एंटी फैक्टर 2 प्लस 75 इज इक्वल टू 10 लाख, तो लीज रेंटल पर एनम कितना हो गया 10 लाख माइनस 75 डिवाइड बाई 2.486 399 3,99,100 एनुअल लीज 71,912। ये क्वेश्चन तभी हो पाएगा अगर आपको ये पता है
कि फेयर वैल्यू नेट इन्वेस्टमेंट को बोल देते हैं ऐसे। तो फिर 10 लाख की वैल्यू यूज़ कर लेंगे, क्वेश्चन हो जाएगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन होता नहीं। तभी करके मैंने पहले से ये क्वेश्चन 2 स्टार मार्क लगा रखा है। तो एनुअल लीज रेंटल आ गया 3,912। अब ये ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कितना होगा बताना। 3,912 इंटू 10, GRV तो जीरो ही है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कितना बन गया प्लस 1 लाख, 12 15 700 माइनस 10 लाख कितना आ गया 2,15,736, एक ही बन गया अनअर्न्ड फाइनेंसिंग। बच्चा कम ही है, कुछ भी है नहीं। लेसर की किताबें की करना है, लीज रेंटल जितना मिलेगा, GRV जितना मिलेगा, UGRV जितना मिलेगा, तीन चीज़ा दी सिंपल वैल्यू, तीन चीज़ा दी प्रेजेंट वैल्यू माइनस कितना अनअर्न्ड फाइनेंसिंग कम आ गया, फिनिश। इस क्वेश्चन पासो हो लबनस या लीज रेंटल ओके मैं लब लिया। नेट इन्वेस्टमेंट इज का ऑल्टरनेटिव नेम क्या है, फेयर वैल्यू। ये आपके नोट्स में भी लिख के दिया हुआ है मैंने कि नेट इन्वेस्टमेंट को एक और वर्ड क्या बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एज फेयर वैल्यू इन द हैंड्स ऑफ लेसर। तो नेट इन्वेस्टमेंट को ये क्या बोलते हैं, फेयर वैल्यू। तो छठा क्वेश्चन है, 2 बार करके जाओगे तो ध्यान रहेगा, अदरवाइज ध्यान नहीं रहेगा ये। हो गया स्कीमा, चलिए आगे, बस इतना काम ही था। अच्छा एक और बात, ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਉਹ फाइनेंस लीज है या नहीं, एक पॉइंट तो आ हो गया पैरामीटर। दूसरा पैरामीटर एक और भी होता है ना कि जो पे कर रहे हैं वो मोर देन 90% ऑफ द फेयर वैल्यू होना चाहिए। पे कितना कर रहे हैं, MLP कितना है, प्रेजेंट वैल्यू, HOR घटा के 10 लाख चौक घटा के, मिनिमम लीज पेमेंट MLP 924,78, फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट कितना है 10 लाख। क्या ये मोर देन 90% हो गया, MLP is more than 90% of fair value, therefore finance lease। ठीक है जी। तो कंडीशन पड़ी इसने जो मिनिमम लीज पेमेंट होगी वो मोर देन अगर 90% ऑफ द फेयर वैल्यू हो रही है तो फिर ऑलमोस्ट सारे ही पे कर रहे हैं तो फाइनेंस। अब ये क्या है, बस लास्ट क्वेश्चन हो गया चैप्टर। फिर थ्योरेटिकल से पढ़ लोगे आप, लास्ट वाला क्वेश्चन 11 में रहने दियो पढ़न नु। पर समझते हो ये फाइनल, तो ये CA फाइनल का क्वेश्चन है। पहले ना एक्चुअल में पहले मई 18 नवंबर 18 में क्या था, कुछ कुछ टॉपिक्स जैसे AS19 AS21 फाइनल में भी थे। उसके बाद जब ये न्यू सिलेबस लेके आए मई 24 तो वो सारे सिर्फ इंटर्स रह गए, फाइनल जो कटते फाइनल में सिर्फ इंडियस है। पहले थोड़े एस थे थोड़े इंडियंस थे, ऐसा था। सॉरी, गंदा सिलेबस का, सारे टॉपिक सेम फिर से उधर भी हैं। इधर कितना 19, उधर कितने लीज इफ आई एम नॉट रॉन्ग इंडिया 616, जितना याद आ रहा है, हो सकता है इधर उधर हो जाए, लेकिन जितने टॉपिक्स इधर पड़े हैं बहुत गाय होए उत्थे। इंडिया 616 ਜਿਹੜਾ लीज है ना एडा, एक 115 ਤੇ 116 एडा क गंद पा रखा ना लिटरली। बेसिकली ना जेडे नोट्स आप पढ़िए
क्वेश्चन बैंक पढ़िए, क्रिस्प एंड कंसाइज एंड कंप्लीट, तीनों कंडीशन सैटिस्फाइड, फिर गल बनती है। तो मेरे सारे नोट्स उस हिसाब नाल लिया। देखो अकाउंट की बुक तुहानूं पहला दी, मैनू आपनूं जस्ट मज़ा नहीं आया नाल नाल महीने च ही। ये जी अकाउंट ते कॉस्ट तुहानूं देती, ये दोनों अल्टीमेट है, इदों बाहर नहीं कुछ। एट मोस्ट कवरेज, सब कुछ कवर्ड, कोई डुप्लीकेसी नहीं, मोर देन इनफ। चलो अभी सेल एंड लीज बैक क्या चीज़ है ना, कई बार होंगे कई गरीब बंदे होंगे ना, पैसे चाहिए, मशीन पड़ी है मेरे पास, पैसे है नहीं, मशीन बेच दी, लेकिन मशीन चाहिए भी है, तो इंदर के साथ एग्रीमेंट कर लिया, इंदर भाई तेरे को मशीन बेची, ठीक है जी, मुझे पैसे दे दो, लेकिन मशीन मेरे पास ही पड़ी रहने दो, एक हिसाब की मशीन तेरी होगी, हर साल मैं तो किराया ले लिया करें। उसे बोलते हैं सेल एंड लीज बैक। मैंने इंदर को सेल करी मशीन, उसके बाद इंदर ने मुझे लीज पे दे दी। एक्चुअल में मशीन मेरे पास पहले पड़ी थी, मेरे पास ही बाद में पड़ी है, बिफोर एंड आफ्टर फिजिकल मूवमेंट नहीं हुई मशीन की, सिर्फ क्या हुआ, सेल हो गई, ऑनरशिप ट्रांसफर हो गई, तू मुझे अभी पैसे दे देगा, मैंने पैसा मिल गया, मैं हर साल तेन किराया दे, इसे बोलते हैं सेल एंड लीज बैक ट्रांजेक्शन। सेल एंड लीज बैक, सेल करी वापस किराए पे ले ली, सेल करी वापस किराए पे ले ली। किसके हाथ में खड़े होकर काउंटिंग कर रहे हैं, जिसने सेल करी, जिसने सेल करी है लेसर है लेसी है, लस्सी बन गया, लस्सी बन गया, लेसर नहीं सी लस्सी बन गया, बस ऑनर सी लस्सी बन गया। अगर ऑनर सी पहला मशीन मेरे को सी, मशीन डी रिकॉग्नाइज करेंगे, मशीन क्या करेंगे हम लोग, क्रेडिट, बोलो मशीन क्या करेंगे, क्रेडिट। सातवां क्वेश्चन, टू क्या करेंगे हम लोग, मशीन, मशीन किस वैल्यू पे क्रेडिट करेंगे, आपकी ये सोल्ड जेसीबी है, प्लांट मशीनरी क्रेडिट किस वैल्यू पे ऐड, नहीं सेल वैल्यू बुक वैल्यू की वैल्यू, कहता जेसीबी है साढ़े को जी, WDV कितनी है 20 लाख, सोल्ड जेसीबी फॉर 24 लाख, एसेट क्रेडिट किस वैल्यू से करांगे, बुक वैल्यू, बुक वैल्यू कितनी है 20 लाख, बैंक अकाउंट डेबिट कितना 24 लाख, ठीक हो गया। अब जेड़ा तुम तो दिखने लग गया ना भी 4 लाख डिफरेंस गेन आ गया, इतना सीधा काम नहीं है, कहने 3 केस, 3 केस कौन से, 3 केस, या तो सेल वैल्यू इक्वल टू फेयर वैल्यू, ऐसा लॉजिक कैच करना बहुत औखा भी है की चली जंदा है, ध्यान सुनियो, जब सेल वैल्यू इक्वल टू फेयर वैल्यू मतलब एसेट की जितनी फेयर वैल्यू सी, मैं मशीन बेचूंगा, इंदर मशीन खरीदेगा, मशीन की मेरी की फेयर वैल्यू कितनी थी, जैसे क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं पहले पार्ट में, सेल वैल्यू इक्वल टू फेयर वैल्यू, मशीन की फेयर वैल्यू कितनी थी 24, मशीन कितने में बेची 24, क्या इंदर ने मेरे पे कोई एहसान किया, क्या मैंने इंदर पे कोई एहसान किया, नो एहसान, सिंपल क्वेश्चन, अगर कोई एहसान नहीं सिंपल गेन लॉस आएगा। अपनी बुक च किन्ने दी चीज खड़ी सी 20 वाली, 20 वाली चीज 24 बेचती आई हो गया, ध्यान नाल सुनियो, दो गल्लां पहले चलनी है, इनफैक्ट 3 फिगरां चल रही हैं, एक सेल वैल्यू, एक फेयर वैल्यू, एक बुक वैल्यू, एसेट दा क्रेडिट बुक वैल्यू ते करना आपां, बैंक डेबिट होगा सेल वैल्यू ते, पर फिर भी सेल वैल्यू फेयर वैल्यू कंपेयर करनी है, अगर सेल वैल्यू इक्वल टू फेयर वैल्यू है इसका मतलब ना तो इंदर ने मेरे पे एहसान किया ना मैंने इंदर पे एहसान किया, किसी ना किसी सिर पे कोई एहसान नहीं है, फाइन। ये सिंपली आए हो रहा है भी 20 लाख वाली बुक वैल्यू दा एसेट आपा किन्ने च बेचता 24 लाख च, सिंपल केस है, टू गेन ऑन सेल ही आएगा 4 लाख, सिंपल केस ही है, केस 2, केस 2
क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, फेयर वैल्यू कितनी है 20 लाख, एसेट कितने बेचे है 24 लाख, एसेट की फेयर वैल्यू कितनी सी 20, इंदर ने कितना देता मैनू 24, ज़्यादा देता, आसान किया उन्हें, क्यों किया होगा, क्यों किया होगा, अगर इसने मुझे आज पैसा ज़्यादा दिया है इंदर, क्यों देता है, लॉजिक समझ लो, नहीं तो रट्टा मारना बहुत औखा है, इंदर ने मैनू ज़्यादा देता, क्यों देता, एक मिनट, एसेट मैं तेन चुकाया, कहन की गल है, चुकाया पिया तो मेरे को ही है, बेसिकली मैंने फाइनेंस अरेंज किया ओनरशिप ट्रांसफर करके, इनू अगर इन्हें अगर अज मैं 24 देता तो फ्यूचर के ऐ लग रहा है भी ये मेरे तो किराया भी ज़्यादा लूगा, लीज रेंटल लेगा ना मेरे से, ये मेरे तो वर्ड फाइनेंस चार्ज बोलना छड़ दो क्योंकि ये क्वेश्चन ऑपरेटिंग लीज, बस सिंपल लीज रेंटल में तो फ्यूचर ज़्यादा लूगा, ध्यान ना सुनो, सुनोगे समझ आऊगा, ये रट्टा मारना बहुत औखा है, एसेट की फेयर वैल्यू सी 20 लाख, इन्हें मैंने अज कि दे गया 24, 4 फालतू दे गया, क्यों देता, मैंने पैसे की लोड़ सी, इन्हें मैं देता, इन रिटर्न ये की करूँगा, फ्यूचर का किराया बढ़ा दूंगा, फ्यूचर का अगर किराया बढ़ूगा P&L मेरा फ्यूचर के खर्चा बढ़ूगा, लीज रेंटल का खर्चा डेबिट ज़्यादा होगा, जोड़ा अज मैंने 4 लाख फालतू आ गया ना, 4 लाख जोड़ा आई फेयर वैल्यू और सेल वैल्यू का डिफरेंस, ये मैं फ्यूचर के इनकम बुक करूँगा, फ्यूचर खर्चा बढ़ूगा, फ्यूचर में इनकम बुक करूँगा, कट्टा कट्टी हो जाऊगी, ठीक हो गया, तो इसे बोलते हैं डेफर्ड गेन, गेन डेफर कर लो, बैंक डेबिट कितना होगा, कितने बेचे हमने 24 लाख, बैंक डेबिट कितना होगा, टू एसेट बुक वैल्यू कितना जाएगा 20 लाख, टू डेफर्ड गेन कितना 4 लाख में आया, सेल वैल्यू माइनस फेयर वैल्यू, ये मैनू कितना आसान करके गया, जिन्ना ये मेरे से आसान करके गया उतना मैं डेफर कर लूँगा गेन, कर लिया, हूँ एंट्री का कंपेयर करो, डेबिट तो क्रेडिट बराबर हो गया, बराबर हो गया 24 लाख, एंट्री कंप्लीट होगी और कुछ नहीं करना, एंट्री कंप्लीट, और अगर एंट्री बराबर ना हुई होंगी घाटा वाधा P&L, अगर कोई बैलेंस रह जाता तो घाटा वाधा P&L, हूँ ICI ना ये क्वेश्चन करता है अंग्रेजी स्टेटमेंट लिख के, आंसर ICI का ये है, लेकिन जो तुम ये स्टेटमेंट लिखन लगोगे थोड़े तो लिखे नहीं जानिया, नहीं नंबर पूरे मिल जाएंगे पर अपन पता नहीं लगना की करना है, थोड़ा क्यों पता लगू की करना है, एंट्रियां पाओ, पेपर च एंट्री पा के आ जाओ, नहीं पेपर च एंट्री पा के स्टेटमेंट लिखो नाल, हाँ एक ही एंट्री पाई चलो, एक ही एंट्री पाई चलो, हाँ नरेशन लिख दो, बीइंग डेफर्ड गेन, बीइंग गेन ऑफ 4 लाख डेफर्ड विच विल बी अमॉर्टाइज्ड इनटू द P&L इन फ्यूचर, फ्यूचर ਵਿੱਚ एंट्री पाते रहेंगे, डेफर्ड गेन टू P&L, डेफर्ड गेन टू P&L, जिन्नी लाइफ होगी उन्नी लाइफ एंट्री पा देंगे, ये समझाया मैंने डेफर क्यों किया है, डेफर गेन है तो कहाँ पे जाएगा, ये बैलेंस शीट में जाएगा आज, फ्यूचर में क्या करेंगे P&L में मोनेटाइज करेंगे, फ्यूचर में एंट्री का डालेंगे डेफर्ड गेन टू P&L, डेफर्ड गेन टू P&L हर साल ही एंट्री डालेंगे जितने साल की लीज होगी, ये एंट्री समझिए, डेफर क्यों किया आप गेन, क्योंकि इसने मुझ पे एहसान कर दिया, पैसा फालतू दे दिया, इन रिटर्न ये फ्यूचर का किराया ज़्यादा लेगा, फ्यूचर का किराया अगर ज़्यादा लेगा तो फ्यूचर में P&L में खर्चा ज़्यादा बुक होगा, तो जो अज आसान आ गया उन्होंने अज इनकम नहीं बुक करना, हौली हौली फ्यूचर इनकम बुक करांगे, क्योंकि फ्यूचर के सारे फ्यूचर का किराया ज़्यादा लूगा मेरे तो, मल्टीपल साल खर्चा ज़्यादा होगा, मल्टीपल साल इनकम बुक करो, क्लियर है, थर्ड केस, तो हमने क्या देखा कि अगर फेयर वैल्यू सेल वैल्यू ज़्यादा हो देन फेयर वैल्यू फालतू आ गया तो क्या करते हैं हम इस केस में, डेफर करते हैं गेन, डेफर्ड गेन कितना कितना डेफर करते हैं, सेल वैल्यू माइनस फेयर वैल्यू, और इस केस में इमीडिएट P&L, अगर सेल वैल्यू और फेयर वैल्यू बराबर हो तो क्या करते हैं जो भी डिफरेंस आता है उसको इमीडिएट P&L में चार्ज करते हैं,
और अगर सेल वैल्यू ज़्यादा हो देन फेयर वैल्यू, तो सेल वैल्यू माइनस फेयर वैल्यू को डिफर करते हैं। थर्ड केस क्या होगा आपका, सेल वैल्यू घट है, फेयर वैल्यू घट देके रहूगा मैनू एग्जाम्पल के लिए। थर्ड केस, फेयर वैल्यू कितनी है 22 लाख, सेल वैल्यू कितनी है 25 लाख। सेल वैल्यू ज़्यादा घट है, सेल वैल्यू फेयर वैल्यू ना लो। इंदर मेरे पे एहसान कर रहा है कि नहीं कर रहा, कर रहा है। कितने का एहसान कर रहा है 3। फेयर वैल्यू ने मैंने देना करना चाहिए ਅਸੀਂ 22 किना दे रहा है, 25 किना फालतू दे रहा है 3। 3 ਜਿਹੜਾ फालतू दे रहा है मेरे पे आसान है, आसान है तो क्या करेंगे डेफर करेंगे गेन, क्योंकि आसान के बदले में ये क्या करेगा किराया इंक्रीज करेगा। तो डेफर कितना करना है, डेफर्ड गेन कितना आएगा 3 लाख। सेल वैल्यू कितनी है, बैंक ऑन डेबिट कितना होगा 25। टू एसेट कितना करेंगे बी, बैलेंसिंग फिगर कहाँ पे जाएगा इमीजिएट, इमीजिएट पीएनएल में जाएगा कितना 16। शॉर्ट होगी। चौथा केस, फेयर वैल्यू कितनी है 25, सेल वैल्यू कितनी है 18। 25 वाली चीज़ है मैंने कितना दे गया है 18, पैसे कट दे गया क्यों लिखे थे फ्यूचर रेंट कट, अगर हाँ तो डेफर, अगर नहीं लिखा इमीडिएट पीएनएल। हाँ लॉजिकली तो रेंट कट होना चाहिए था फ्यूचर से, पर लिखे थे नहीं लिखे ना, तो ज्यूम करो नहीं कट, रट्टा मारना पड़ेगा। हाँ, क्या करें है? मैं है? मैंने पैसे ही लोड़ा था, पैसे ज़्यादा बनने चाहिए सी, आवला केस तो अनरीजनेबल है। हाँ ये भी गल सही है तेरी, इंदल बार्गेन करूँगा मैंने लोड है क्योंकि, तो फेयर वैल्यू तो मैंने जान के घट दे के जा रहे हैं, तो हो सकता है बट्टे मैंने फ्यूचर के किराया ना घटावे। अगर फ्यूचर के किराया नहीं घट रहा इमीजिएट लॉस, फ्यूचर के किराया घटूगा डेफर्ड लॉस। फ्यूचर के अगर किराया घट आऊगा तो जो नुकसान हो गया इन्हों मैं फ्यूचर खर्चा बुक करूँगा कि फ्यूचर बदले किराया घट है आ खर्चा बुक हो गया, किराया जिन्ना खर्चा बुक हो गया फिर फेयर खर्चा बुक हो जाएगा, है ना टेढ़ा काम। लेकिन लॉजिक लगाओगे तो बन जाएगी कहानी। तो सेल वैल्यू बुक वैल्यू डिफर कर लेंगे लॉस कब, ओनली इफ लीज रेंटल घट है। रजत डेफर करेंगे लॉस ओनली इफ फ्यूचर में किराया घटे। लॉस डेफर करना ना मतलब आज खर्चा बुक नहीं करना ना, तो सिर्फ डेफर लॉस उन्ना की करियो जिन्ना का एक्चुअल लॉस हो एंट्री च। जो अगली एंट्री तुम दस देगा की कह गया मैं हले पता ही नहीं। वो टेढ़ है तो ये वाले क्वेश्चन बनते हैं पेपर च। हाँ पैसे पे नहीं करनी जिन्ना एक्चुअल आंदा उन्ना, पर जो डेफर गेन करना सी वो सेल वैल्यू माइनस फेयर वैल्यू। उलझ गए औखा ही है काम। सेल वैल्यू कितनी है 18, फेयर वैल्यू कितनी है 25, तो फेयर वैल्यू उन्होंने घट देगी ठीक हो गया। पहले तो बैंक अकाउंट डेबिट कर दो, बैंक अकाउंट डेबिट कितना होगा आपका, ये गल दसा घबराने की कोई लोड़ नहीं। ये क्वेश्चन अगर पेपर च आंदा है तो ऐसे ही आऊगा जिहदे 5 पार्ट्स होंगे, नंबर कितने का होगा 5 नंबर का, 5 नंबर चो 3 नंबर तो आ ही जाएंगे ना, एक तो एंट्री गलत होंगी ना हो जाए, क्यों बोल पाने हो 3 तो मिलनगे, इंटरलिंकिंग तो है ही नहीं। शॉर्ट है लॉस टूज वाले क्वेश्चन माड़ी मोटी गलती होना चांस है, वो खड़ी खड़ी जो जैसा हो जाएगा देखी जाऊगी। सेल वैल्यू कितनी है 4 लाख, टू एसेट कितना 3,
फेयर वैल्यू किन्नी सी 25, किन्ने चकाया है 18, लॉस किन्ने दा हो गया 7, और एक्चुअल लॉस किन्ने एंट्री च 2, तो मैक्सिमम जिन्हें एक्चुअल लॉस होना ही बुक करना है, वो भी 2। ठीक हो गया। डेफर करना नहीं करना, नहीं करना, क्यों नहीं करना, क्वेश्चन क्या ही नहीं फ्यूचर ਦੇ ਵਿੱਚ रेंट घटूगा, इनफैक्ट किसी क्वेश्चन नहीं कहता होंगे रेंट घटूगा, तब में ही करना है, 2-3 क्वेश्चन है नहीं कहता होता, तो आप क्या करोगे P&L अकाउंट डेबिट इमीडिएट 2 लाख इमीडिएटली इन द P&L, लॉस 2 लाख P&L बुक कर लोगे प्रोवाइडेड दैट लॉस इज नॉट कंपनसेटेड बाय फ्यूचर लीज पेमेंट। लॉस इज नॉट कंपनसेटेड बाय फ्यूचर लीज पेमेंट का मतलब ही क्या हुआ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ लॉस है ਅੱਜ लॉस करता पे इंदर मैंने ਅੱਜ घट दे गया, इंदर ये लॉस मैंने कंपनसेट ना करे फ्यूचर ਦੇ ਵਿੱਚ कंपनसेट किमें करूँगा लीज रेंटल घटा के करूँगा। अगर ये लॉस मेरा फ्यूचर ਦੇ ਵਿੱਚ कंपनसेट नहीं हो रहा तो मैं इमीडिएटली P&L चार्ज करूँगा, और अगर ये फ्यूचर का लॉस ਅੱਜ ਦਾ लॉस फ्यूचर ਦੇ ਵਿੱਚ कंपनसेट होगा, फ्यूचर ਦੇ ਵਿੱਚ लीज रेंटल घट के आएंगे तो डेफर करूँगा लॉस, फ्यूचर ਦੇ ਵਿੱਚ खर्चा बुक करा करूँगा, कितना डेफर करूँगा जिन्ना एंट्री ਦੇ ਵਿੱਚ एक्चुअल लॉस आऊगा उन्ना, जिन्ना एंट्री ਦੇ ਵਿੱਚ एक्चुअल लॉस आऊगा उन्ना। मतलब अगर ऐसे क्वेश्चन दिता होंदा, इफ गिवन इन क्वेश्चन दैट लीज रेंटल्स आर डेफर्ड, तो क्या एंट्री पास करते। अगर क्वेश्चन में दिया होता कि लीज रेंटल डेफर कर दिए गए, लीज रेंटल डेफर नहीं रिड्यूस्ड हुए, अगर क्वेश्चन लिखा होंदा भी लीज रेंटल फ्यूचर घट लवांगे तो की करेंगे आप डेफर करेंगे कितना, बैंक डेबिट 18 लाख, 2 एसेट 2 लाख, 20 लाख, डेफर कितना करना है, ऑपरेटिंग लीज में प्रेजेंट वैल्यू वगैरह नहीं देखते होते, ऑपरेटिंग लीज में प्रेजेंट वैल्यू वगैरह नहीं देखते होते, वो सिर्फ फाइनेंस लीज में देखते हैं। जिन्हें छोटे एज रह गए ना कहीं तंग करनगे ਆਪਾਂ ਨੂੰ, प्रोबेबिलिटी होनी नहीं, यदि तो चलो फिर होगी थोड़ी बहुत है, ये तो प्रैक्टिकल है तो कि थेरेटिकल वे है, नंबर आने नहीं, प्रोबेबिलिटी है नहीं, कंसेप्ट डेप्थ चाहे करे ना करे, कितने जाके कोई चाल मारे। कट शॉर्ट अकाउंट्स का पेपर ਜਿਹੜੇ टॉपिक्स पैट श्योर शॉट आनी आने जिवें 65 नंबर का इन्ने परफेक्ट कर लो, साला नंबर घटाने का 1 नंबर घटाने का कोई वो ना रहे, इसको इन्ने परफेक्ट कर लो, लिटरल है अकाउंट के पेपर पास होने की आही स्ट्रैटेजी रहेगी। मैनू नहीं लगता साढ़े वाले इन्ना औखा होंदा सी, 80-83 नंबर सी, 80-83, अंकु सर ने भी गल की, अंकु सर दे भी 90 अकाउंट इंटर च, अज के टाइम जिन्होंने रोल रखे है 70-80 नंबर आने भी औखे है, 70 भी आने औखे है। पहला वधिया सी ना 200 नंबर का पेपर होंदा सी, इन्ना ही कंटेंट च 200 नंबर का पेपर अटैम्प्ट करना सी, सारे क्वेश्चन ही पुछदा होंदा सी, सारे तरीके नाल करदे, टाइम वध मिलदा, हुण होर ही गाह पा रखे ना। डेफर्ड लॉस कितना करना है, सेल फेयर वैल्यू माइनस सेल वैल्यू, जैसे डेफर्ड गेन इतना ही करते थे ना, ये इतना नहीं करना, फेयर वैल्यू माइनस सेल वैल्यू डिफरेंस तो करना है, लेकिन अगर एक्चुअल लॉस घट आ रहा है तो एक्चुअल लॉस जितना आ रहा है, एक्चुअल लॉस कितना आ रहा है 2 लाख, तो डेफर कितना करोगे सिर्फ 2 लाख। पंजवा फेयर वैल्यू 18 लाख, सेल वैल्यू 19 लाख, ज़्यादा आ रहा है, इंदर मेरे पे आसान कर रहे हैं, क्या करूँगा, इंदर मेरे पे आसान कर रहा है, फालतू देके जा रहे हैं, डेफर्ड गेन, बैंक ऑन डेबिट कितना 19 लाख, 2 एसेट कितना, 2 डेफर्ड गेन कितना, बाकी था डेबिट 2 लाख। ठीक हो गया, ये बैलेंस भी निकाला। 2 लाख इमीडिएट, 1 लाख डेफर। 8वां क्वेश्चन सेम है, प्रैक्टिस लिए जान के रखा हुआ है।
9वां 10वां थ्रेटिकल जी है, 11वां छोड़ना ही है, जिसने पढ़ना वो पढ़ लेना। रिवाइज कराऊँ एक बार, हो गया? अभी बारी आपकी एस 2 की।